कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम स्टोरी पर हम लाते हैं हिंदी की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और उपन्यास जो आपको हर लफ्ज़ के साथ एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। रहस्य, रोमांच, प्यार और अनसुनी कहानियाँ, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। तो चलिए डूबते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में। ये है हम स्टोरी। तो अब तक हमने देखा कि हिमानी अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ चीफ गेस्ट पहुंचने को थे। वेदिका बाहर सारे काम चेक करके जब बैक स्टेज सुरभि के पास आई तो वो परेशानी में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। वेदिका ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो पूछते हुए बोली, आखिर बात क्या है? सुरभि जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी अर्नव वेदिका के पास आते हुए बोला, तुम यहाँ हो? तुम्हें आचार्य ने चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए अपने साथ गेट पे चलने को कहा है। वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। पर तभी उसकी नज़र सुरभि पे जाती है जिसकी रंगत उड़ी हुई थी। उसे ऐसे देख वो पूछते हुए बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। उसका तब से रुका हुआ गुस्सा अब फूटने को था, जबकि वेदिका और अर्नव दोनों ही उसे असमंजस में देखने लगते हैं, क्योंकि सुरभि कभी भी यूं ही गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि गुस्से और उसका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। पर आज कोई तो बात थी। तो वही राज मन ही मन खुद को कोस रहा था। मुझे लगा था तुम और लड़कियों से अलग हो, लेकिन मैं गलत था। मैंने तुम पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। जबकि राज से उल्ट अभी ने बैकअप तैयार कर लिए था। उसने पहले ही स्पीच की प्रिंटेड कॉपी निकाल ली थी और अब अगर हिमानी नहीं आती तो वो खुद ही ओपनिंग स्पीच देने वाला था। पर कहीं न कहीं उसे हिमानी की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके दोस्तों के मुताबिक उसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। फिर वो अभी तक कहाँ रह गई थी? सुरभि को यूं झल्लाते देख वेदिका कामली पूछते हुए बोली, आगे बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? सुरभि उसे देखते हुए, हिमानी की ओपनिंग स्पीच है और वो अभी तक नहीं पहुंची, और अब तो चीफ गेस्ट्स भी पहुंचने वाले हैं। तुम ही बताओ, मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं? उसकी बात सुन वेदिका भी चिंता में पड़ जाती है। वो हैरत के साथ, व्हाट? तो अब अर्नव भी उसकी बात सुन हैरान था। उसे समझ में नहीं आता कि हिमानी आखिर कहाँ रह गई, क्योंकि हिमानी जिम्मेदारियों से भागने वालों में से नहीं है। आप क्या ही कर सकते हैं? सुरभि चिढ़ते हुए बोली, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। इतना कह वेदिका वहां खड़ी नव्या को अभिमन्यु को बुलाने को कहती है। कुछ ही देर में नव्या अभि को अपने साथ बुला के वहां ले आई थी। यस प्रोफेसर, आपने बुलाया? अभिमन्यु वेदिका को देखते हुए, ओपनिंग स्पीच हिमानी की है। उनकी बात सुन अभिमन्यु हाँ में सिर हिलाते हुए, यस प्रोफेसर। पर उसने भी सबके चेहरों पे फिक्र देख ली थी। ये देख वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन प्रोफेसर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो टाइम से नहीं भी पहुंची तो ओपनिंग स्पीच रेडी है। वैसे मुझे नहीं लगता वो ऐसा जानबूझ के करेगी। हो सकता है शायद वो ट्रैफिक में फंस गई हो। वो ज्यादा से ज्यादा इस बात के डैमेज को कवर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पीछे खड़ी नव्या को समझ में नहीं आता कि अभिमन्यु उस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहा है। यहाँ तक कि राज भी ये देख हैरान था, बल्कि उसके पास तो मौका था। वो चाहता तो उसे सुना सकता था, क्योंकि उसने ये स्पीच को देखने की जिम्मेदारी उसी को दी थी। अभी की बात सुन वेदिका एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, अगर वो स्पीच के टाइम तक नहीं पहुंची तो तुम स्पीच दे सकते हो, और ध्यान रहे कहीं कोई गड़बड़ न हो। अभी ओके कह वहां से चला जाता है, जबकि वेदिका सुरभि से बोली, अब तुम्हें भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चीफ गेस्ट्स को अटेंड करने जा रही हूँ। उसकी बात सुन सुरभि हाँ में सिर हिला देती है। तो वहीं अभी जैसे ही स्टेज पे जाने को हुआ तभी राज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्सक्यूज मी, अभिमन्यु राज को देखते हुए, आई मीन तुम्हें तो एक और मौका मिल गया न महान बनने का, वरना तुम्हें उसके लिए स्पीच डिलीवर करने की क्या ही जरूरत थी? राज तंजिया लहजे में बोला। उसकी बात सुन अभी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। वेल इट्स नॉट अबाउट हर, अगर उसकी जगह कोई भी होता तब भी शायद मैं यही करता। ये यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन का सवाल है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी राज 2 कदम चल के उसकी आंखों में आंखें डाल पूछते हुए बोला, ओ रियली? तो इसका हिमानी से कोई लेना देना नहीं है। बार बार उसकी साइड लेना, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है? यूं उसे प्रोफेसर्स के सामने डिफेंड करना, किसे बेवकूफ बना रहे हो मिस्टर अभिमन्यु? उसकी बात सुन अभिमन्यु को हंसी आ जाती है। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे उसे डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है,
और तुम उसके साथ रह के भी उसे नहीं समझे तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कुछ भी कहने की जरूरत है। एक इतना कह वो वहां से स्टेज की ओर बढ़ गया, जबकि राज गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां भींचे रह जाता है। इधर अर्नव के हाथ हिमानी को कॉल करते हुए रुक जाते हैं। वो खुद से ही बोला, अगर उसे आज ऐसे कॉल करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर अपने ख्यालों को साइड में रख कुछ सोच के वो हिमानी को कॉल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ से फिर से वही आवाज, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर नॉट रीचेबल और स्विच्ड ऑफ एट अ मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब तो अर्नव को भी हिमानी की चिंता होने लगती है, लेकिन सुरभि खामोशी से उसे देख रही थी। उसने पहले ही देख लिया था कि अर्नव हिमानी को लेकर परेशान है और उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा है। काफी देर वो उसे वैसे ही ऑब्जर्व करती रही, तो वहीं चीफ गेस्ट्स की गाड़ियों का काफिला गेट से एंटर कर चुका था। 4 गाड़ियां तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की ही थी। सभी गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए 2 लाइंस में खड़े हो जाते हैं, जबकि एक गार्ड सेंटर में पार्क मर्सिडीज के डोर को खोल देता है, जबकि दूसरी ओर से ड्राइवर ने गाड़ी का डोर खोल दिए था। स्टेट की 2 जानी मानी शख्सियत आज उनके सामने। आचार्य खुद वेदिका और कुछ प्रोफेसर के साथ गेट पे उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स उन्हें फूलों की माला और बुके के साथ वॉलंटियर कर रहे थे। आचार्य खुद आगे बढ़ के महाराज हर्षवर्धन और अधिराज जी का वेलकम करते हैं, क्योंकि आज के स्पेशल गेस्ट्स वही तो थे। आचार्य उनका अभिवादन करते हुए अपने साथ अंदर ले आए थे। उनके आते ही अभी माइक संभाल लेता है। We feel honored to welcome our esteemed chief guest, whose presence truly elevates today's occasion. Please give them a huge round of applause. उनके आते ही सारा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है और सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करने लगते हैं, जबकि उन्हें देख नील और उसके दोस्त भी हैरान थे। सामने खड़े चीफ गेस्ट्स को देख अनंत कुछ सोचते हुए बोला, कहीं हिमानी भी इन्हीं के साथ तो नहीं आई। उसकी बात सुन अग्निना में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता। अरे जो लड़की कभी अर्नव भाई के साथ कॉलेज नहीं आई, वो इनके साथ आके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बनना चाहेगी। उसकी बात पे भूमि भी हामी भरते हुए बोली, तुम सही कह रही हो। तो फिर वो कहाँ रह गई, वायु हैरत के साथ पूछते हुए, जबकि नील कुछ नहीं कहता। उधर समीर वेदिका को हाथ से खींचते हुए बोला, तुमने बताया नहीं आज के चीफ गेस्ट्स ये हैं। वेदिका धीरे से बड़बड़ाते हुए, शाम को ही कन्फर्मेशन मिली थी, तो तुम्हें क्या बताती। अच्छा सुरभि कहाँ है, समीर पूछते हुए। बैक स्टेज संभाल रही है, समीर ओके कह धीरे धीरे बैक स्टेज की ओर निकल लेता है। बैक स्टेज, क्या हुआ, नहीं लगा ना फोन। सच में तुम्हारी बहन की लापरवाही की भी हद है, सुरभि चिढ़ते हुए बोली। अर्नव जो पहले ही थोड़ा परेशान था, उसकी बात सुन झल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट, एक और शब्द नहीं। माना वो शरारती हो सकती है, लेकिन लापरवाह बिल्कुल भी नहीं। ओ रियली, तो फिर कहाँ है वो, अभी तक आई क्यों नहीं। सब कब से इंतजार कर रहे हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास भी है या नहीं, सुरभि उसे सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुन अर्नव खुद को काम करते हुए, मैंने कहा ना वो ऐसी नहीं है। तुम उसके बारे में जानती क्या हो। तुम्हें सच में लगता है वो एक छोटी सी स्पीच से डर के पीछे हट जाएगी। वो इतनी कायर नहीं है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, क्या सच में। सुरभि की हैरानी, द हिमालयन गर्ल चैप्टर 782। सुरभि की हैरानी। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू रानी, स्वीटी, संध्या, श्याम एंड पाको फॉर योर कमेंट्स। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि सुरभि के हिमानी को लापरवाह कहने कर अर्नव नाराज हो जाता है और कहता है कि वो उसके बारे में जानती कितना है। वो इतनी भी कायर नहीं कि एक छोटी सी स्पीच से डर के पीछे हट जाए। तभी उनके पीछे से आवाज आती है कि क्या सच में। उस आवाज को सुन दोनों ही चौंक जाते हैं। अर्नव पीछे पलट के देखता है तो हिमानी थी। उसे देख के अर्नव के होठों पे हल्की सी मुस्कान घर कर जाती है। आखिर वो गलत नहीं था, पर आंखों में एक हैरानगी भी थी कि क्या वो वाकई ही उसकी बहन है। यहाँ तक कि बैकस्टेज खड़े सभी स्टूडेंट्स उस खूबसूरत लड़की को आंखें फाड़े देख रहे थे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाई। तभी अर्नव और सुरभि एक साथ, तुम कहाँ रह गई थी। वो हम, इससे पहले वो आगे कुछ कहती कि तभी अर्नव कंसर्न के साथ, और ये चोट कैसे। इतना कह वो उसके माथे पे लगी छोटी सी ब्राउन बैंडेज की ओर इशारा कर देता है।
ये हम आपको बाद में बताएंगे। हिमानी जल्दी में बोली, ये सही कह रही है। सुरभि उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए आगे बोली, वैसे भी अभी इसका टाइम नहीं है। तुमने स्पीच रेडी की है न? जी प्रोफेसर। हिमानी अपनी ड्रेस संभालते हुए उसके पीछे खींची चली जाती है, जबकि समीर जो बैक स्टेज सुरभि से मिलने जा रहा था, सामने से आते रुद्र को देख हैरान हो जाता है। तुम तब से बैक स्टेज में थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मुझे बता तो दिया करो, कब तक तुम्हें मेले में भटके बच्चे की तरह ढूंढता रहूंगा। समीर की बात सुन रुद्र अपनी एक भौं उठाए उसे अजीब नजरों से देखता है, जैसे कह रहा हो मैंने कहा था क्या। ये देख समीर का मुंह बन जाता है, जबकि रुद्र उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाता है। ये देख समीर भी वापस से ऑडिटोरियम की ओर बढ़ जाता है, जहां नेम प्लेट के साथ उसके बैठने का इंतजाम भी हर्षवर्धन और अधिराज के साथ किया गया था। रुद्र उन्हें ग्रीट कर समीर के साथ अधिराज के बगल में बैठ जाता है, जबकि हर्षवर्धन के दूसरी तरफ खुद कॉलेज के डीन बैठे थे। अभी को जब पता चला कि हिमानी बैक स्टेज पहुंच चुकी है, तो वो फर्दर अनाउंसमेंट करता है। To set the tone for today's annual function, I would like to invite Himani Vashisht for the welcome speech. राज जो माइक और लाइटिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, अभिमन्यु की बात सुन ऑडिटोरियम की ओर बढ़ जाता है। हिमानी एक गहरी सांस लेते हुए स्टेज पे एंटर करती है। राज की नज़र जब हिमानी पर गई, वो एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई, जो मुस्कुराते हुए पोडियम से कुछ कदम पीछे हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अपने विश्वास के जितने पर। जहां सब परेशान थे, वहां अभिमन्यु को कहीं न कहीं विश्वास था कि हिमानी कभी भी ऐसा काम जानबूझ के नहीं करेगी। वो एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की वन शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस, जो उसके कंधों से फिसलती हुई एक तरफ कर्व बना रही थी। कमर के पास हल्की सी ड्रेपिंग थी, जो उसके फिगर को और भी क्लासी लुक रही थी। उसके बालों को उसने मेसी बन में बांधा हुआ था, जैसे जल्दी में नहीं बल्कि सोच समझकर बिखेर कर सहेजे गए हों। ये कमाल किसी और का नहीं बल्कि क्रिस्टीन का था, क्योंकि वो देर से उठी थी, इसलिए जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने जा रही थी। जब उसके हिमानी के रूम से हंसने की आवाज़ सुनी, क्रिस्टीन ने जब अंदर झांका तो वो दरवाजे पे रुक जाती है। हिमानी बालों से जद्दोजहद में बिजी थी। वसुंधरा उसके बालों को सुझाने में मदद कर रही थी, जबकि वैष्णवी, विशाखा और वैदेही तीनों को ही हिमानी की हालत पर हंसी आ रही थी। जब क्रिस्टीन बोली, क्या मैं कुछ मदद करूं? उसकी बात सुन हिमानी पाउट करते हुए बोली, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, अब आप भी। तभी क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए बोली, लेट मी ट्राई एंड आई एम श्योर यू गोना लव दैट। बस फिर क्या था, क्रिस्टीन ने पहले उसके बालों को सुलझाया और फिर थोड़े थोड़े बालों को रोल कर उन्हें पिनअप करती गई। कुछ ही देर में उसने बालों का मेसी बन रेडी कर दिया था, जो उसके लुक को और ज्यादा एनहांस कर रहा था, और उसके आगे के बालों को हल्का कर्ल कर वैसे ही छोड़ दिया था, जो उसके गालों को छूती हुई नीचे गिर रही थी। कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयररिंग्स, आंखों पे हल्का विंच आईलाइनर, जो उसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। होठों पे हल्की सा पिंक ग्लॉस, जो सामने वाले को ठहर कर देखने पर मजबूर कर दे। वो वाकई ही आज कहर ढा रही थी। उसे देख अग्नि भी हैरत के साथ बोली, इज शी हिमानी? OMG। तो वही राज को अभी की कही बात याद आई, तुम उसके साथ रह के भी उसे समझे ही नहीं। वो जानता था कि तुम आओगी, राज खुद में ही बोला, और उसे अब खुद पे ही शर्मिंदगी हुई, जबकि हिमानी के सभी फ्रेंड्स यहाँ तक कि समीर भी मुंह खोले सामने देख रहा था। ये हमारी हिमानी ही है न? इतना क्या वो रुद्र को देखने लगता है, जो काउच के अब मिस्टर्स पे हाथ टिकाए खामोशी से सामने देख रहा था। उसे देख के ऐसा लगा जैसे उसे हिमानी को देख कोई हैरानगी नहीं हुई। हिमानी ने कहना शुरू किया, गुड आफ्टरनून रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस्टर हर्षवर्धन, महाराज ऑफ आवर स्टेट। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन की ओर देखती है, जहां महाराज जी एक प्राउड स्माइल के साथ अपनी नातिन को देख रहे थे। बल्कि वो इसलिए ही जल्दी आए थे ताकि एक बार हिमानी के कॉलेज को देख सकें। ऑनरेबल मिस्टर अधिराज, MP ऑफ मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमानी एक नज़र अपने मामू को देखती है। डीन आचार्य देवर्थ। हिमानी कभी उनसे पर्सनली तो नहीं मिली थी, लेकिन उसने उनके बारे में अपने भाई से सुना था। स्पेशियल गेस्ट मिस्टर रुद्र का नाम लेते हुए उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, जबकि रुद्र अपने हाथ पर होठों को टिकाए उसे खामोशी से देख रहा था। MD ऑफ रंधावा इंडस्ट्री एंड मिस्टर समीर, CEO ऑफ आहूजा एंटरप्राइजेस। उसकी ये बात सुन अनंत को छोड़कर सभी हैरान थे।
अग्नि हैरत के साथ पूछते हुए, समीर चाचू आहूजा एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। मुझे लगा को रुद्र चाचू के असिस्टेंट हैं। तभी अनंत सबको बताते हुए बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी आज भी उनकी मॉम हैंडल करती है, जबकि चाचू को अभी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें तो बस रुद्र चाचू के साथ एडवेंचर में मजा आता है। पर ये सिर्फ उनके 30 के होने तक, उसके बाद उनकी आज़ादी पूरी तरह खत्म। इतना कह वो हंस देता है, जबकि हिमानी को भी ये बात अभिमन्यु से कल ही पता चली थी। सुरभि ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो जाती है और आहूजा एंटरप्राइजेस के बारे में सर्च करने लगती है। प्रोफेसर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, it gives me immense pleasure to welcome you all to our 79th annual day celebration. Today is a special day where we come together to celebrate not just achievements but the hard work, creativity and spirit of our institution. हिमानी की खूबसूरत आवाज ने सबके अपनी ओर देखने पे मजबूर कर दिया था। कुछ देर बाद जब हिमानी ने अपनी स्पीच खत्म की तो तालियों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा, जिसके बाद अभिमन्यु आज के गेस्ट्स को लैंप एनलाइटनिंग के लिए स्टेज पे बुलाया है। महाराज हर्षवर्धन स्वयं कैंडल से दिया प्रज्वलित करते हैं। उधर हिमानी स्पीच के बाद जैसे ही बैक स्टेज आए, सुरभि और अर्नब मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। आज तो अर्नब की आंखों में भी हिमानी को वही प्यार नजर आ रहा था, पर कहीं न कहीं एक डर भी था कि फिर से अर्नब ने उसका हाथ झटक दिया तो। जबकि अर्नब की नज़र उसकी चोट पर थी। हमने तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कहा। द हिमालयन गर्ल चैप्टर 786। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू रानी, स्वीटी, संध्या, श्याम, पॉकेट एफएम यूजर, काकली एंड पाको फॉर योर कमेंट्स। वैसे पाको आपके कमेंट पे गौर करूंगी। एंड काकली जी, अब तो सच में वाली फीलिंग आ रही है। मैं तो कछुए से भी गई गुजरी निकली। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि स्पीच के बाद हिमानी जैसे ही बैक स्टेज आई तो सामने अर्नब और सुरभि मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। अर्नब कंसर्न के साथ उसे लगी चोट के बारे में पूछता है। अपने भाई की आंखों में वही पहले जैसे प्यार देख हिमानी इमोशनल हो जाती है। उसका बस चलता तो वो अभी अपने भाई के गले जा लगती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे डर था कहीं आज फिर से उसका भाई उसकी झटक न दे। जबकि अर्नब की नज़र अब भी उसकी चोट पर थी। तभी एक स्टूडेंट सुरभि को बुलाने आता है। सुरभि दोनों को एक्सक्यूज कर वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ दोनों बहन भाई थे। अर्नब चिंता भरे लहजे के साथ, अब बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आज उसकी आवाज में वो रूखापन और नाराजगी नहीं थी। ये देख उसका दिल भर आया था। हिमानी हल्के हाथ से बैंडेज को छूते बोली, कुछ नहीं भाई, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हम ठीक हैं। अर्नब चिंता में 2 कदम चल के उसके पास आते हुए बोला, छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन कैसे? क्या तुम ठीक हो? कहीं और चोट तो नहीं लगी? अर्नब की आवाज में अपनापन और फिक्र साफ छलक रही थी। जबकि उसे इतना परेशान होते देख हिमानी उसे काम करते हुए बोली, हम एकदम ठीक है भाई। देखिए, इतना कह वो उसे अपनी जगह पे घूम के दिखाती है। उसकी इस हरकत पे न चाहते हुए भी अर्नब मुस्कुरा देता है। वो उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोला, कम से कम अपना ख्याल तो अच्छे से रखा करो। अर्नब के सिर पर हाथ रखने से हिमानी की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसके उसी हाथ को पकड़ते हुए बोली, तो आपने मुझे माफ किया? अर्नब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि हिचकिचाते हुए अपने हाथ को वापस खींच लेता है। उसके होठों की मुस्कान कहीं गायब हो गई थी और कहीं न कहीं वो खुद को गिल्टी भी महसूस कर रहा था। बैकस्टेज वैसे ही हलचल से भरा हुआ था, यह बातें करने का सही वक्त नहीं था। जबकि हिमानी अर्नब को देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ, आप कितना भी छुपाए, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आंखें चुरा लेने से कभी सच नहीं बदलता, और वैसे भी रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है वो रिश्ते खून के हैं या नहीं। हिमानी की बात सुन अर्नब को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। वो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर पता नहीं कैसे वो गुस्से में उससे वो सब बातें कह गया। आई थिंक तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बाहर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। इतना कह वो उससे चेहरा मोड़ लेता है। ये देख हिमानी दृढ़ निश्चय करते हुए बोली, हम आपको तो मना के रहेंगे भाई, आप देख लेना। इतना कह वो वहां से चली जाती है। जबकि उसकी बात सुन अर्नब के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। उस बेवकूफ को अब भी लगता था कि वो उससे नाराज है। भला वो उससे ज्यादा देर नाराज कैसे रह सकता था। अर्नब को यूं मुस्कुराते देख सुरभि उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, लगता है बहन ने भाई को मना ही लिया। अर्नब उसे घूर कर देखता है।
ये देख सुरभि अपने कंधे उचकाते हुए, क्या ऐसे देखना बंद करो, वरना मैं भी रुक जाऊंगी। हाँ, और मुझे जैसे बड़ा फर्क पड़ेगा। अर्नव उसे चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाता है, जबकि सुरभि मुंह खोले उसे देखती रहती है। ये इंसान उसकी बेइज्जती का एक मौका नहीं छोड़ता था। तो वहीं हिमानी डोर के पास खड़ी अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। एक तो आज उसका फोन भी टूट गया था, वरना वो उन्हें कॉल कर लेती। तभी अचानक से भूमि की नज़र हिमानी पे जाती है और वो जोर जोर से हाथ हिला के उसे इशारा करने लगती है। कुछ ही देर में हिमानी की नज़र भूमि पे चली जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। सभी स्टूडेंट्स इस लड़की को पहचान गए थे, जो थोड़ी देर पहले स्टेज पे स्पीच दे रही थी, और अब सभी उसे पलट पलट के देख रहे थे। हिमानी भूमि के बगल में जाकर बैठ जाती है। तभी भूमि पूछते हुए, कहाँ रह गई थी? पता है हम सब कितना परेशान थे, ऊपर से तुम्हारा फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था, यहाँ तक कि सीनियर अभी भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये कहते हुए वो अभिमन्यु की ओर इशारा कर देती है। हिमानी एक नज़र सामने पोडियम पे खड़े अभिमन्यु को देखती है। तभी अग्नि भूमि के ऊपर से झुक के हिमानी से पूछते हुए बोली, वैसे ये चोट कैसे? कुछ नहीं यार, लंबी कहानी है। हिमानी लापरवाही के साथ बात को टालते हुए, तो शॉर्ट में बताओ, अग्नि चिंता में पूछते हुए। हिमानी बताते हुए, मैं और विराज भाई आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जाने कैसे उनकी गाड़ी के अगले दोनों टायर अचानक से पंक्चर हो गए और गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो गई। बड़ी मुश्किल से विराज भाई ने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को संभाला। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, थैंक गॉड उस समय रोड पे कोई नहीं था, वरना जाने क्या हो जाता, और ऊपर से नेटवर्क की प्रॉब्लम। उसकी बात सुन अग्नि कंसर्न के साथ, क्या तुम ठीक हो? हिमानी हाँ में सिर हिला देती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन विराज भाई को हाथ पे चोट लगी है। तभी भूमि पूछते हुए, फिर तुम पहुंची कैसे? पता नहीं, लेकिन कैसे प्रोफेसर साहब वहां पहुंच गए। वो पहले मुझे और भाई को हॉस्पिटल लेकर गए और फिर मुझे यहाँ ले आए, हिमानी उन्हें बताते हुए। जबकि हिमानी की बात सुन अग्नि के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। वो थोड़ा टीजिंग टोन में, वैसे चाचू कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं, तुम्हें जब भी जरूरत हो उड़ के पहुंच जाते हैं। उसकी बात का हिमानी कोई जवाब नहीं देती और कहती भी तो क्या। तो वहीं अग्नि वैसे तो बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन तभी भूमि मुस्कुराते हुए अग्नि से बोली, अब बस भी करो, बेचारी को सांस तो लेने दो। अग्नि न चाहते हुए भी मन मार कर बैठ जाती है, जबकि भूमि न में सिर हिला के रह जाती है। जाने अग्नि को हर बात की इतनी जल्दी क्यों थी। शायद उसे गो विद द फ्लो का मतलब सीखने की जरूरत थी। लेकिन हिमानी के दिमाग में अग्नि की कहीं बात ही घूम रही थी। अनायास ही हिमानी की नज़र फर्स्ट रो में कोच पे बैठे रुद्र पे चली जाती है। रुद्र का अचानक वहां पहुंचना हिमानी को भी समझ में नहीं आता। हमने तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कहा, पर उन्हें कैसे पता चला कि हमारा वहां एक्सीडेंट हुआ है? हिमानी खुद में ही बुदबुदाई, लेकिन ये बात तो अब खुद रुद्र ही उसे बता सकता था। रुद्र से बात में बात करने का सोच वो सीट पे टिक के बैठ जाती है। तो वहीं एनुअल डे का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। सोलो और ग्रुप डांस परफॉर्मेंसेस, स्किट, फोक म्यूजिक विद स्टोरी टेलिंग, पेट्रियोटिक सॉन्ग, कॉलेज लाइफ पैरोडी, बॉलीवुड मैशअप डांस, फ्लैश मॉब, सरप्राइज डांस बाय ऑल सेनियर्स। सब कुछ बहुत एनर्जेटिक था। पूरा कैंपस तालियों और म्यूजिक से गूंज रहा था। स्टूडेंट्स अपनी ही जगह पे बैठे बैठे डांस कर रहे थे, तो कुछ वीडियोस बना रहे थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में एकेडमिक एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड टैलेंट हंट को सम्मानित किया गया। आखिर में अधिराज स्पीच देकर सभी स्टूडेंट्स को बेटर फ्यूचर के लिए मोटिवेट करते हैं, और इसी के साथ वो स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस करते हैं, जिसका सारा खर्च उनकी सुनैना ट्रस्ट उठाएगी। लास्ट में अभिमन्यु सभी का थैंक्स कर डिनर को कहता है। सब कुछ काफी अच्छे से मैनेज हो गया था। सबके लिए कैंपस में डिनर और डांस की शानदार व्यवस्था थी। सब धीरे धीरे ऑडिटोरियम से निकल के बाहर आ जाते हैं। डिनर एरिया रोशनी और म्यूजिक से भरा हुआ था। फेरी लाइट्स हवा में झिलमिला रही थी। सॉफ्ट म्यूजिक कैंपस के हर कोने में घुल चुका था। स्टूडेंट्स कहीं हंस रहे थे, कहीं डांस कर रहे थे, लेकिन हमारे भूखर हीरोज खाने की प्लेट्स थामे हुए थे। वायु खाने को प्लेट में डालते हुए, वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी का असल मजा तो खाने में ही है। उसकी बात सुन सभी को हंसी आ जाती है, लेकिन हिमानी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसकी नजरें कब से रुद्र को तलाश रही थी, और इसी चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही राइस अपनी प्लेट में रख लेती है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, थोड़ा खाना हमारे लिए भी छोड़ देना। हिमानी पीछे पलट के देखती है, लेकिन फिर अपनी प्लेट में खाने को देख छिप जाती है।
तो अब तक हमने देखा कि हिमानी सबके साथ लाइन में लगी प्लेट में खाना निकाल रही थी। ध्यान जाने कहाँ था, जब उसके कानों में आवाज पड़ी, थोड़ा खाना हमारे लिए भी छोड़ देना। वो चौंक कर पीछे पलट के देखती है तो सामने अभिमन्यु खड़ा था, होठों पे हल्की सी मुस्कान, फॉर्मल शर्ट के स्लीव्स को कोहनी तक मुड़े हुए। ये वो अभिमन्यु नहीं था जो थोड़ी देर पहले पूरे स्टेज को संजीदगी से संभाले हुए था। चेहरे पे हल्की थकावट थी, बाल हल्के बिखरे हुए, लेकिन इसके बावजूद वो कॉलेज के मोस्ट हैंडसम हंक्स में से एक था। हिमानी एक नज़र उसे देखती है और फिर वापस से अपनी प्लेट में रखे राइस के ढेर को। उसकी आंखें फैल जाती है। वो जल्दी से उस प्लेट को अभिमन्यु को थमाते हुए दोनों हाथ न में हिला देती है। हम सच में इतना नहीं खाते। पता नहीं ये सब जाने हमारा ध्यान कहाँ था। वो अपनी हरकत पे काफी शर्मिंदा हो चुकी थी। उसे इस वक्त सच में अजीब लग रहा था, जबकि उसकी इस बचकानी हरकत पे अभिमन्यु को हंसी आ जाती है। हिमानी का मन हुआ कि अभी जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। कितना अजीब था ये। हिमानी को यूं शर्मिंदा होते देख अभी धीरे से उसकी ओर झुकते हुए धीरे से बोला, इट्स ओके, यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तुम्हें जितना खाना है खा सकती हो। अभी की बात सुन हिमानी नजरें उठा अभिमन्यु की आंखों में देखती है तो उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी, पर जाने क्यों उसे उसकी बातों पे हंसी आ जाती है। तभी अभिमन्यु के लेस दिन पीछे से झांकते हुए अरुण बोला, अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो आगे चलो यार, मेरे पीछे भूखों की लाइन लगी है। अरुण की बात सुन अभी और हिमानी दोनों उसके पीछे देखते हैं तो वहां सच में लंबी लाइन थी, जिसे देख हिमानी और अभी दोनों को हंसी आ जाती है। हिमानी अभी के हाथ से खाली प्लेट में थोड़े से राइस निकाल लेती है, जबकि अभिमन्यु हिमानी की दी गई प्लेट को आधा खाली कर देता है। दोनों बातें करते हुए प्लेट में डिशेस निकाल रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गई थी? पता है सब कितना परेशान हो गए थे, अभी थोड़ा चिंता भरे लहजे के साथ पूछते हुए। अभिमन्यु की बात सुन हिमानी उसकी आंखों में देखते हुए, सब या आप? अभी कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। तभी वो आगे बोली, क्योंकि आपको डर था अगर हम नहीं आए तो आपकी वेलकमिंग स्पीच का क्या होगा। एक उसकी बात सुन अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। अब वो उसे क्या बताता कि उसे वेलकमिंग स्पीच की नहीं सच में उसकी चिंता थी। लेकिन तभी अभिमन्यु के पीछे से अरुण बोला, यहाँ तुम गलत हो जूनियर, क्योंकि अगर तुम नहीं भी आती तो आज की स्पीच खुद अभिमन्यु कहने वाला था। हमें तो सच में लगा था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन पता नहीं कैसे इसे यकीन था कि तुम टाइम से पहुंच जाओगी। अरुण की बात सुन अभी उसे घूर के देखता है, पर उस पे उसकी नजरों का कोई असर नहीं होता। अरुण की बात सुन हिमानी हैरानगी के साथ अभी को देखने लगती है। ये देख अभी बस फीका सा मुस्कुरा देता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई चोरी की हो जो अब पकड़ी गई। ये देख हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए? अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। अब तक उन्होंने खाने की सारी डिशेस प्लेट में रख ली थी। हिमानी रुक के पूछते हुए बोली, और मान लीजिए हम सच में नहीं आते तो ज्यादा कुछ नहीं, सबको तुम्हारी खूबसूरत आवाज के बजाय मेरे भाषण से काम चलाना पड़ता। अभिमन्यु की बात सुन हिमानी को हंसी आ जाती है। वैसे सीनियर, आपकी आवाज इतनी भी बुरी नहीं जो सुनी न जा सके। इतना कह वो विंक कर अपने दोस्तों की ओर बढ़ जाती है और अभी वही खड़ा रह जाता है। तभी अरुण उसे देखते हुए बोला, वो गई भाई, अब चल, बड़ी जोरों की भूख लगी है यार। इतना कह वो उसे अपने साथ ले जाता है। यू नो वॉट गाइस, सीनियर भी हिमानी को पसंद करते हैं। अग्नि की बात सुन सब चौंक के उसे देखने लगते हैं। बड़ी डेंजरस लड़की हो यार तुम कहने से पहले सोचती भी हो कि क्या कह रही हो और सामने वाले पे तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। नील उसे घूर के देखते हुए बोला, लेकिन अग्नि उसकी बात पे कंधे उचका देती है। वो लापरवाह अंदाज में बोली, तुम हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे जो दिखा वही तो कहा। मुझे सच में लगता है सीनियर भी हमारी हिमानी को पसंद करते हैं। तुम सच में पागल हो। इतना कह नील में सिर हिला देता है, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर तभी अनंत असमंजस के साथ पूछते हुए, सीनियर भी मतलब क्या लाइन में और कोई भी है? अनंत की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वही अग्नि उसकी बात का क्या जवाब दे सोच में पड़ जाती है। अब भला वो उसे क्या बताती। तो वही रुद्र जो न जाने कब से हिमानी को देख रहा था, उसे यूं अभिमन्यु से हंस के बात करते देख उसे अच्छा नहीं लगा। उसके हाथ की मुठियां भींच जाती हैं, जबकि समीर जो खामोशी से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोला, जब उसे किसी और से बात करते देखकर तेरा ये हाल है, क्या उससे दूर जा पाना आसान होगा? समीर की बातें ऐसी थी जैसे जले पे नमक।
रुद्र उसे घूर के देखता है। इससे पहले वो कुछ कहता तभी वहां अर्नव आ जाता है, लेकिन कोई और भी था जो ये देख बिना कुछ रिएक्ट किए अपने भारी कदमों से कैंपस से बाहर निकल गया था। जाने क्यों आज उसे हिमानी को फेस करने में शर्मिंदगी हो रही थी। तो वही वेदिका और आचार्य जी मिलके कुछ प्रोफेसर्स के साथ चीफ गेस्ट्स को गेट तक छोड़ने गए थे। वेदिका उन्हें ड्रॉप कर सुरभि के पास आ जाती है। वो थके हुए अंदाज में बोली, थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया। ये तो तुमने सही कहा। वैसे ये अर्नव कहाँ है? इतना कह वो दोनों ही यहाँ वहाँ देखने लगती है तो अर्नव उन्हें कुछ दूरी पे समीर और रुद्र के साथ दिख जाता है। दोनों उनकी ओर बढ़ जाती हैं। आप सब ने डिनर किया? वेदिका पूछते हुए। नहीं, बस तुम्हारा वेट कर रहे थे। अर्नव मुस्कराते। हाँ भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सुरभि अर्नव की बात की मिमिक्री करते हुए बोली तो वेदिका उसके कंधे पे चपत लगा लेती है। पागल, सब हंसते मुस्कराते डिनर करने लगते हैं। महल, विराज बेसब्री से हॉल में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। बार बार उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती। उसे जानना था कि आज का इवेंट कैसा रहा। साथ ही उसे डर था कि हिमानी टाइम से पहुंची भी होगी या नहीं, क्योंकि उसकी स्पीच थी, जबकि क्रिस्टीन, वीरेन और चारों राजकुमारियां उसे पहली बार इतना परेशान देख रही थी। विराज, अब बस भी करो, तुम्हें देखकर अब मुझे टेंशन होने लगी है। वीरेन उसे शांत करते हुए। विराज परेशानी में काउच पे बैठते हुए, अब तक तो फंक्शन खत्म हो गया होगा ना, पता नहीं हिमानी टाइम से पहुंची भी होगी या नहीं। सारी हमारी ही गलती है। विराज, पहले तो परेशान होना बंद करो, और जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। वसुंधरा उसे तसल्ली देते हुए। लेकिन वीरेन जानता था कि ये मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वरना दोनों टायर्स का अचानक से एक साथ पंक्चर होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन ये बात कह के वो सभी घरवालों को परेशान नहीं करना चाहता था, और इसलिए ही विराज भी इस बारे में कोई बात नहीं करता। तभी विशाखा बोली, दी सही कह रही हैं, और वैसे भी रुद्र जी तो टाइम से पहुंच गए थे ना। हाँ, पर इससे पहले विराज फिर कुछ कहता। तभी वैदेही बोली, पर वर कुछ नहीं, आप भी हद करते हैं। जब से आए हैं न खुद चैन से बैठे हैं और न हमें बैठने दिया है। तो वही डिनर करने के बाद अग्नि हिमानी और भूमि से बोली, चलो न यार, अब थोड़ा सा डांस हो जाए। उसकी बात सुन दोनों मुस्कुराते हुए उस ओर बढ़ जाती हैं जहां सब डांस कर रहे थे। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र को होगा अपनी जलन का एहसास, या वो मानेगा अपनी भाभी माँ की बात? और क्या अभी कभी कहेगा अपने दिल की बात? जानने के लिए बने रहिए द हिमालयन गर्ल के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। नाराजगी। द हिमालयन गर्ल चैप्टर 788। नाराजगी। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू संध्या एंड काकली जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा अग्नि हिमानी और भूमि को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है। तीनों मिलकर खूब हंसी खुशी और तालियों के बीच डांस एंजॉय कर रही थीं, जबकि नील, अनंत और वायु अपनी जगह पे बैठे हुए उन्हें मुस्कुराकर देख रहे थे। तभी मान की नज़र डांस कर रही अग्नि पे जाती है और वो की ओर बढ़ जाता है। वो जैसे ही अग्नि के कंधे पे हाथ रखता है, वो चौंक के उसे देखने लगती है। ओ तुम! अग्नि अपने सीने पे हाथ रखते हुए मान हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं, वैसे मिस कहाँ हूँ आजकल। म्यूजिक के बीच उसकी आवाज़ दबी सी कानों में पड़ रही थी। अग्नि भी मुस्कुराते हुए उसी के अंदाज में बोली, मैं तो यहीं थी, तुम्हारा ही कोई पता नहीं था। ये देख मान की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो उसकी आंखों में देख पूछते हुए बोला, तो इसका मतलब तुमने मुझे मिस किया? मान की बात सुन अग्नि अपनी आंखें रोल कर देती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर, अग्नि तंजिया लहजे में बोली, जिसे सुन मान का चेहरा बन जाता है। हाउ रूड! एटलीस्ट झूठ ही बोल देती कि तुमने मुझे मिस किया। मान उसके कंधे पे हल्के से मारते हुए। ये देख अग्नि को हंसी आ जाती है। तो वही नील जो काफी देर से मान को अग्नि आपस में बात करते हुए देख रहा था, अब ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। न चाहते हुए भी उसकी जलन उस पे हावी होने लगती है और उसके माथे पे बल पड़ जाते हैं। हाउ डरे ही! बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठ के उनकी ओर बढ़ जाता है। अब इसे क्या हुआ? अनंत, जिसका ध्यान भूमि पर था, उसे ही उठते देख वो हैरत के साथ बोला। तभी वायु उसे सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे वो देखो उसका कंपेटिटर, तो जलन तो होगी ना। वायु के इशारे पर अनंत की नज़र भी मान और अग्नि पे चली जाती है, जहां दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रहे थे।
ये देख वो मन ही मन खुश होते हुए बोला, थैंक गॉड मेरी भूमि का कोई मेल फ्रेंड नहीं है। ये कहते हुए उसकी निगाहें एक बार फिर भूमि पे चली जाती हैं। वैसे कुछ भी कहो, दोनों चाचा भतीजे प्यार के मामले में कुछ ज्यादा ही अनाड़ी थे। तभी अनंत मुस्कुराते हुए, चल हम भी चलते हैं। इतना कह वो और वायु दोनों उनकी ओर बढ़ जाते हैं। तो वहीं रुद्र और बाकी सब ने भी अब तक डिनर कर लिया था और अब वो बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्टूडेंट्स पर ही टिकी थी। रुद्र की नजरों ने उस भीड़ में भी हिमानी को तलाश लिया था, जो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उसकी गहरी काली आंखें तो वैसे भी उस पर ठहर जाती थी और आज तो उसने वैसे ही उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। जब आज दोपहर को उसने हिमानी को देखा था तो उसे आज नए रूप में देख एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही थम गई थी। रुद्र खुद हैरान था कि आखिर क्या है इस लड़की में जो वो अपने दिल के हाथों इतना बेबस हो चुका है। इधर नील ने मान और अग्नि के बीच आते हुए जैसे ही कुछ कहने को चाहा, तभी अचानक म्यूजिक रुक जाता है और एक सेकंड की वहां खामोशी छा जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कोई स्टूडेंट्स मजाकिया अंदाज में बोला, अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। उसकी बात सुन सबको हंसी आ जाती है, लेकिन सभी एक साथ रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सुरभि भी असमंजस में अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए बोली, वैसे ये डीजे क्यों रुक गया? अभी तो 9 भी नहीं बजे। लेकिन वेदिका को भी कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो भी अपने कंधे उचका देती है। ये देख अर्नव अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मैं जरा देख कर आता हूँ। लेकिन इससे पहले वो जाता, तभी अचानक से धुन बदल जाती है। तेज बीट्स की जगह अब एक धीमा रोमांटिक गाना बजने लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स और भी गहरी और मध्यम हो गई थी। नीली, बैंगनी और हल्की सुनहरी रोशनी में पूरा डांस फ्लो नहा जाता है। सब एक साथ चौंक जाते हैं। अब भला कोई इस स्लो रिवर्ब पे डांस कैसे करे? उसी वक्त डीजे की आवाज गूंजती है, ऑल राइट एवरीवन, चूज अ रैंडम पार्ट एनी आर फॉर टुनाइट। कुछ पल तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, जाने किस स्टूडेंट की शरारत थी ये, लेकिन वो कामयाब हो चुका था। ये देख समीर हंसते हुए बोला, ये अच्छा आइडिया है, इससे तो सारे सिंगल भी मिंगल हो जाएंगे। समीर की बात सुन सभी उसे घूर के देखने लगते हैं। तभी गाने का बोल गूंजा, खामोशियां। इस लाइन को सुनते ही सभी हूटिंग करने शुरू कर देते हैं। गाना एक बार फिर रुक चुका था। हर कोई सामने खड़े लड़की या लड़के को रैंडमली डांस के लिए पूछ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स खुशी खुशी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, जबकि कुछ खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। तभी मान नील को देखते हुए, तुम्हें नहीं लगता तुम बीच में आ रहे हो? बीच में मैं नहीं, बल्कि तुम आ रहे हो। नील उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, अग्नि उनके बीच की तनातनी को महसूस कर सकती थी। वो नील का हाथ खींच के जैसे ही ले जाने को हुई, हे टेक इट इजी मैन, इट्स जस्ट ए डांस। तुम्हें जालस होने की जरूरत नहीं है। क्यों अग्नि? इतना कह वो अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है, जबकि अग्नि कभी मान को देखती तो कभी उसके हाथ को। उसका बस चलता, वो अभी मान को अच्छा खासा सबक सिखाती। जबकि नील के भाव बदल चुके थे, उसके हाथ की मुठियां कस जाती हैं। भला वो उसी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पूछ सकता था? उधर हिमानी, भूमि, अनंत और वायु चारों एक दूसरे के कंधे पे हाथ टिकाए उन्हें ही देख रहे थे। तभी हिमानी बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये नील इतने गुस्से में क्यों है? अनंत बिना सोचे समझे, अरे जब उसकी गर्लफ्रेंड को कोई लड़का उसी के सामने डांस के लिए पूछेगा तो उसे गुस्सा ही तो आएगा। ये सुनते ही हिमानी की आंखें फैल जाती हैं और भूमि अपना माथा पीट लेती है। हिमानी हैरत के साथ, व्हाट? ये देख वायु मन फलक का तेज भैंस पानी में विस्मय दिग्बोधक चिन्ह, रात का वही पचती दानी बेड पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। तभी अजलान का रिएक्शन आता है और उसे यूं वो बजा दे के साथ बोला, तुम अभी तक नहीं कहना था, प्रिंसेस इतनी रात हो गई है, मैं दवाई देकर सोने का कहकर गया था। हैरत और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ में उसे डांटा था, जिस पर दानी ने अपनी बुक साइड में रखते हुए कहती है, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप जानते हैं, फिर भी आपने सोचा बड़ी बात मैं आपके बगैर सो जाऊंगी। मुझे बताना भी जरूरी नहीं, इंतजार कर रही थी आपकी बाजू पर सिर रखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। तभी वो भूमि को देखते हुए आगे अजलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। बता ही सुनना किस मर्द को पसंद नहीं, जैसे ही कुछ पसंदीदा औरत उस पर डिपेंडेंट है, हाथ दिखा के रोक देती है। तब तक बुरा होता है जब तक सामने वाले बुरा लगा कोई बोझ मुझे जब एक मर्द की कोई बात नहीं कर रही, मोहब्बत करता है जाओ सारे चाहता है कि उसकी और अब मेरे पीछे मत आना, ताकि वो बेहतर से बढ़कर बेहतरीन फुलाए वहां से निकल जाती है। दूसरा पहलू भी यह है कि हर औरत को एक ऐसा ही मर्द चाहिए होता है जिस पर वो
बिगड़ते हुए जिसके लिए वो बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वो नाराज अजलान अपनी फाइल वही टेबल पर रखकर बेड के पास आता है और लाइट्स ऑफ कर जानबूझ के थोड़े अपनी बाजू पर आहिस्ता से थपथपाते हुए कहता है, तो अनंत को लग रहा था जैसे उसने हिमानी के साथ हुए तुरंत ही नाराज कर दिया है। उसकी बाजू पर अपना परेशान से कभी दूर जा रही और अजलान को देखते बाहों में कभी नहीं उसके पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगता है। वहां से जा रही थी तभी के बच्चों के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है जो उसी का अंश थे। कुदरत के नियम के आगे मजबूर उसे इंतजार करना पड़ रहा था उनसे मिलने के लिए। वो अभी उसके पेट को सहला ही रहा था कि तभी अचानक उसके जहन में कुछ आता है और वो कहता है, प्रिंसेस कल थोड़ी पैकिंग कर लेना, परसों पार्टी के बाद हमें एक दिन के लिए कहीं जाना है, ज्यादा चीजें मत रखना, बस थोड़े कपड़े और एसेंशियल्स। उसकी बात सुनकर दानीन तुरंत उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए कहती है, पर हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी आंखों में क्रूओसिटी थी जिस पर अजलान हल्का सा मुस्कुराते हुए झुककर उसके माथे को चूमकर कहता है, सरप्राइज है और एक बहुत जरूरी चीज के लिए जाना है। अब चलो बातें नहीं, आंखें बंद करो और सो जाओ, आधी रात पहले ही कर ली है तुमने। उसकी बात सुनकर दानीन हाँ में सिर हिलाती है और उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर देती है क्योंकि उसे पता था वो बताएगा कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ फलक और जुबैर के फ्लैट पर फलक बाथरूम में बेसिन के पास खड़ी घबराहट और बेचैनी में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी और वही वॉश बेसिन के पास ही एक प्रेगनेंसी किट रखी थी जिसमें उसने अभी अभी यूरिन डाला था और वो बस उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों से ही उसे अजीब सा फील हो रहा था, जल्दी धकना, पेट में अजीब सा महसूस करना, और इस दफा उसकी डेट भी मिस हो गई थी जिस पर उसे लगा ही था कि कुछ तो अलग है और उसने तुरंत ही टेस्ट करने का सोचा क्योंकि दानीन के वक्त भी यह सिचुएशन थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या यूं कहो कि किसी का ख्याल गया ही नहीं इस बात पर कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। पर अब उसके जहन में पहला शक यही आया था। वो घबराते हुए यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र प्रेगनेंसी किट पर जाती है जहाँ रेड लाइन थी, जिसे देखकर उसकी आंखें अचानक नम हो जाती है और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। ये कहते कहते एक बूंद आंसू जमीन पर जैसे गिर जाता है। तभी अचानक वो कुछ सोचकर कहती है, मैं दानू को बताऊंगी, मैं उसे सबसे पहले बताऊंगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपना फ़ोन उठाती है। तभी उसे एहसास होता है कि फ़िलहाल वक्त कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, आज नहीं, फ़िलहाल बहुत देर हो गई है, कल मिलकर उसे बताऊंगी। इतनी कहकर वो अपने पेट पर हाथ आहिस्ता से फेरकर कहती है, ही बेबी, योर मदर। मैं आपके पापा को बताना चाहिए हूँ पर अभी नहीं, बाद में, पहले आपकी खाला को बताऊंगी। वो भी प्रेग्नेंट है और वो आपके बारे में जानकर बहुत खुश होंगी। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बाहर से जुबैर की आवाज़ आती है जो कहता है, डॉल, क्या कर रही हो? अंदर बाहर आओ, सोना है या वही अंदर ही सो गई हो? उसकी बात सुनकर फलक तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जी, आ रही हूँ। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर एक आखिरी बार अपने पेट पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, सॉरी जुबैर जी, पर यह खबर जानने का हक सबसे पहले मेरी दानू को है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर बाहर आती है तो जुबैर तुरंत कहता है, अरे क्या हुआ? इतनी देर से अंदर थी तुम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तबीयत तो खराब नहीं है? उसकी आवाज़ में फिक्र थी जिस पर फलक प्यार से उसे एक पल देखती है, फिर कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, बस स्किन केयर कर रही थी। उसकी बात सुनकर जुबैर कुछ सोचते हुए कहता है, पर इतनी देर तो अभी नहीं लगती। फिर अचानक उसकी बात फलक उसके बगल से गुजरकर बेड के पास जाते हुए कहती है, आप कितने सवाल करते हैं, अब सोने दीजिए, मुझे कल दानू से मिलकर एक ज़रूरी बात करनी है। उसके यूँ कहने पर जुबैर मुंह बनाकर कहता है, हाँ भाई, एक तुम और एक तुम्हारी दानू, हम तो पता नहीं कहाँ आते हैं। इतना कहकर वो अजीब सा मुंह बनाता है और खुद भी बैग की तरफ बढ़ जाता है। खामोशियाँ, द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 789। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू मुस्कान, श्याम एंड अनोनिमस फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड नूर, हम आपको भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आप सबके कमेंट्स एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा अनंत के मुंह से गलती से निकल जाता है कि नील अग्नि का बॉयफ्रेंड है, जिसे सुन हिमानी चौंक जाती है। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके हो दोस्तों ने धोखा दे दिया हो। वो खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। रूठी हुई सी वो मन ही मन सबको कोसने के अलावा कर भी क्या सकती थी। तभी कोई उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। डांस
हिमानी चौंक कर कभी उस हाथ को देखती तो कभी सामने खड़े इंसान को। जी, उसके मुंह से हैरानगी के साथ बस इतना ही निकला। उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देख सामने खड़े इंसान को हंसी आ जाती है। वेल, ये हाँ वाला जी था। अभिमन्यु क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हुए बोला। अभिमन्यु की बात सुन जाने क्यों हिमानी को भी हंसी आ जाती है, जिसे देख अभिमन्यु दोबारा से उसे आस भरी निगाहों से अपना हाथ पूछते हुए बोला, तो क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? कुछ सोच के हिमानी हम उसके हाथ पे रख देती है। उसके छोटे छोटे हाथ सच में किसी रुई की तरह नाजुक थे। तभी गाना बजा। खामोशियां आवाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। उधर मान नील के ही सामने अग्नि को डांस के लिए पूछकर उसे उकसा रहा था। नील के हाथ की मुठियां कस जाती हैं, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि उन दोनों के बीच आ जाती है। नील उसके ऐसा करने पर उसे हैरत के साथ देखने लगता है और कहीं न कहीं एक डर कि क्या वो उसे डांस के लिए हाँ कहने वाली है। पर तभी अग्नि अपनी इरिटेशन छुपाते में बोली, मान प्लीज स्टॉप इट। पर मान उसकी आंखों में देख के बता सकता था कि वो उससे नाराज हो चुकी है। ये मान पहले से ही जानता था, इसलिए वो मुस्कुराकर अपने हाथ को वापस खींचते हुए बोला, मेरा तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस बात करने आया था, लेकिन फिर सोचा क्यों तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा परेशान किया जाए। वैसे कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव नहीं है ये तुम्हारे लिए। मान की बात सुन अग्नि की आंखें नील पे ठहर जाती है, जिसकी आंखों पे गुस्से के अलावा कोई भाव नहीं थे। ये देख अग्नि मान से बोली, पॉसेसिव होने का तो पता नहीं, लेकिन हर वक्त गुस्से और अकड़ में जरूर रहता है। अग्नि की बात सुन नील उसे घूर के देखता है। क्या उसे उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखता था? वो ऐसे कैसे कह सकती थी? पर अग्नि उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है, जबकि मान हंसते हुए, अच्छा तो मैं तुम दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यू गाइस में एंजॉय। लेकिन जाने से पहले वो नील की आंखों में देखते हुए बोला, तुम लकी थे नील जो इससे पहले मिले, वरना शायद आज हालात कुछ और होते। इतना कह वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, जबकि नील को ऐसा लगा जैसे वो उसे टॉन्ट करके गया हो। उसके जाने के बाद अग्नि नील को देखते हुए बोली, चलें। वो खुद को समझता क्या है, क्या मतलब था उसका आई एम लकी? नील चिढ़ते हुए। उसकी बात सुन अग्नि गंभीरता के साथ बोली, तो तुम खुद को लकी नहीं समझते, तुम्हें इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है। इतना कह वो खुद की ओर इशारा कर देती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पहले मिला इसलिए तुम मेरे साथ हो। बट फॉरगेट इट, तुम इसे नहीं समझोगी। नील खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो उसे अपने दिल की बात समझा पाने में असमर्थ था। देखो तुम्हें लड़ना है झगड़ना है, जो करना है गाड़ी में या घर जाकर करना, लेकिन अभी मुझे डांस करना है, तो तुम कर रहे हो या मैं? इतना कह वो अपने वाक्य को अधूरा छोड़ देती है, जबकि नील उसे घूर के देखने लगता है। वो भली भांति उसकी अधूरी बात का मतलब समझ गया था, जिसे देख अग्नि के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है। नील उसे कमर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हे डोंट यू डरे टू से दैट। से वॉट? अग्नि उसकी आंखों में देख पूछते हुए, लेकिन नील कुछ नहीं कहता, बल्कि धीरे से उसके एक हाथ को उठा के अपने कंधे पे रख लेता है और दूसरे को अपने हाथ में ले लेता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख डांस करने लगते हैं। छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। दोनों खामोश थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गाने को एंजॉय कर रहे थे। लो इनका तो हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा? अनंत सामने नील और अग्नि को डांस करते देख बोला। हमारा मतलब? भूमि उसे देख हैरत से पूछते हुए। भूमि का सवाल सुन अनंत सक पका जाता है। तभी वायु बोला, अरे इसका मतलब है उनका झगड़ा तो सुलझ गया, लेकिन हमारा क्या? हम उस रूठी बच्ची को कैसे मनाएंगे? वायु का इशारा हिमानी की तरफ था। भूमि एक आह भरते हुए अपनी ठुड्डी पे हाथ टीका देती है, जबकि वायु अनंत को भूमि की ओर इशारा करते हुए वहां से निकल जाता है। वो उन दोनों को भी मौका देना चाहता था। वायु के जाते ही अनंत थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगी तो क्या मेरा मतलब है हम दोनों। पर वो अपनी बात कैसे कहे उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि भूमि भले ही उनकी फ्रेंड थी, लेकिन वो सीप के उस मोती की तरह थी जो कवरिंग से खुद को बाहरी दुनिया से बचा के रखती थी, और उतनी ही ज्यादा चमकती है। ऊपर से न जाने क्यों अनंत की उसके सामने बोलती बंद हो जाती थी। तभी भूमि बोली, यू मीन डांस? अनंत हाँ में सिर हिलाते हुए अपने दोनों कंधे उचका देता है। ये देख भूमि को हंसी आ जाती है और वो खुद ही उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देती है। अनंत उसके हाथ को देख खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही एम्बैरेस्ड भी, क्योंकि वो उससे एक डांस तक के लिए नहीं पूछ पाया।
क्या ये इतना मुश्किल होना चाहिए था? पुअर अनंत, बेकरार हैं, बात करने को। कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ, तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ, लिपटी हुई खामोशियाँ। ये गाना तो जैसे अनंत की सिचुएशन पे ही बना था, तो वही रुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जिसे वो बयां भी नहीं कर सकता था। हिमानी को अभिमन्यु के साथ डांस करते देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक बार के लिए तो वो उससे अपनी नजरें भी फेर लेता है, लेकिन शायद आंखें भी आज बगावत करने पे उतारू थी। बार बार नजर उन दोनों पे जाके ठहर जाती। कैसे वो हल्की हल्की धुन पे एक दूसरे को साथ डांस कर रहे थे। तो वही राज जो खुद को नॉर्मल कर जस्ट अभी अभी वापस आया था, उसकी नज़र जब उन दोनों पर गई तो जैसे उसके अंदर भी कुछ बिखर गया हो, और वो लड़खड़ाते कदमों से किसी से टकरा जाता है। सॉरी, पर आसान नहीं था उसे किसी और के साथ देखना। पता नहीं उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। तभी अर्नव बोला, बस अब बहुत हुआ, और क्या बेवकूफ़ी है ये, और किसने चलाया ये गाना? रुद्र के साथ साथ वेदिका, सुरभि, समीर भी उसे हैरत के साथ देखने लगते हैं। रुद्र तो चाहता था कि अर्नव अभी जाकर इस गाने को बंद कर दे, या हिमानी को अभी के साथ डांस करने से रोक ले। अर्नव, जिसकी काफी देर से नजर हिमानी पर ही थी, वो भी तो अपनी बहन के लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव था। इससे पहले वो उठता, तभी सुरभि उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, भला चंगा एंजॉय कर रही है, क्यों उसे परेशान करना चाहते हो? अरे तुम्हें तो होना चाहिए तुम वेदिका के साथ डांस करो, और वैसे भी तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता डांस करने में कोई बुराई नहीं है, जब सामने अभी जैसा स्मार्ट लड़का हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे अभी जैसे लड़के को ही डेट करना चाहिए। सुरभि की बात सुन जहाँ समीर चौंक जाता है, तो वही रुद्र के दिमाग में तो बस यही बात घूम रही थी कि उसे अभी जैसे लड़के को डेट करना चाहिए। रुद्र की नज़र वापस से उनकी ओर उठ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहा थे, और हिमानी भी तो कितनी खुश नजर आ रही थी। सुरभि की बात सुन अभी उसे घूर के देखने लगता है। पागल हो गई हो, बच्ची है वो अभी, और खबरदार ऐसी ऊटपटांग बातें उसके सामने की तो। सुरभि झल्लाते हुए, बच्ची, कौन सी सदी में रह रहे हो यार, आजकल तो बच्चे स्कूल में ही डेट करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी बहन तो फिर भी कॉलेज में है, और तुम खुद ही बताओ अभिमन्यु हर तरह से परफेक्ट है या नहीं? इवन तुम तो उनकी फैमिली को भी जानते हो। अर्नव खामोश था, जबकि समीर मन में, क्या ये पागल हो गई है, आखिर ये करना क्या चाहती है? यही सोच के वो रुद्र को देखने लगता है, जिसका चेहरा बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके अंदर कितना ही बड़ा तूफान उठ रहा होगा। लेकिन वेदिका समझ जाती है कि अर्नव को सुरभि की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो सुरभि को जोर से टांग मारती है। आउच! सुरभि दर्द में कराहते हुए। तभी वेदिका अर्नव के हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, अर्नव, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और हिमानी खुद समझदार है। अगर वो किसी को प्यार करेगी भी तो ये उसका फैसला होना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती। और अर्नव भी सही है। इतना कह वो सुरभि को देखने लगती है, एक भले ही वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अर्नव के लिए तो वो उसकी छुटकी ही रहेगी। क्यों अर्नव? वेदिका की बात सुन अर्नव बस मुस्कुरा देता है। ये देख सुरभि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैंने भी यही कहा था। सुरभि अर्नव को आंखें दिखाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे और वेदिका के समझाने में फर्क है। उसकी बात सुन सुरभि तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, फर्क समझाने के लहजे में नहीं, तुम्हारी मोटी बुद्धि में है, जिसमें सिर्फ वेदिका की कही बात जाती है। बेवकूफ! उसकी बात सुन अर्नव उसे घूर के देखते हुए, माइंड योर टंग, सुरभि। लेकिन सुरभि पे कोई असर नहीं होता। वो वेदिका को देखते हुए बोली, सच में तुम्हें यही मिला था? अरे इतना रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ प्यार भरे पल एंजॉय करे, लेकिन इन्हें तो झगड़ा करना है, वो भी अपनी आधी घरवाली से। देखना एक दिन तुम खुद कहोगी। वेदिका हैरत से पूछते हुए, क्या यही गीत? सुरभि गाते हुए, अकल दे कच्चा वर्ग है, प्यार ईदा बच्चा वर्ग है, वे मैं पालदी मर गई। हाँ जी हाँ, पालदी मर गई। सुरभि की बात सुन जहाँ वेदिका को हंसी आ जाती है, तो वहीं अर्नव चिढ़ते हुए बोला, तुम मेरी छोड़ो अपनी करो, जो आज तक कभी बड़ी ही नहीं हुई। चलो वेदिका! इतना कह वो उसके आगे अपना हाथ बढ़ा देता है। वेदिका कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। अरे डांस करने, वरना तुम्हारी फ्रेंड मेरा जीना मुश्किल कर देगी। उसकी बात सुन वेदिका उसके हाथ पे हाथ रख देती है, जबकि सुरभि पीछे से चिल्लाते हुए बोली, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तो वही समीर मन में, थैंक्स माय फुट। लेकिन वो खुद को काम कर,
होठों पे बनावटी मुस्कान के साथ दांत पीसते हुए बोला, मिस सुरभि क्यों ना हम भी डांस करें। मीन इतना अच्छा सॉन्ग है, बेकरार है बात करने को। द हिमालयन गर्ल चैप्टर 789। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू स्वीटी, जाफर, रानी, अनोनिमस, नैंसी एंड पाको फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा समीर सुरभि से डांस के लिए पूछता है। सुरभि कंफ्यूज्ड सी पूछते हुए, मैं, इतना कह वो उसे असमंजस में देखने लगती है। अरे चलो भी, इतना कह वो उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। सुरभि उसे रोकते हुए, अरे पर रुको तो, हे समीर, अरे सुनो तो। लेकिन समीर उसकी एक नहीं सुनता, जबकि सुरभि हैरत के साथ उसे देखने लगती है। ये क्या जबरदस्ती है समीर, कोई डांस के लिए ऐसे पूछता है क्या? तभी समीर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पे रख दांत भींचते हुए बोला, और जो तुमने किया उसका क्या? ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था, जबकि सुरभि को समीर की कही बात समझ में नहीं आती। वो असमंजस में पूछते हुए बोली, अब मैंने क्या किया? समीर अपनी पकड़ को उसकी कमर पे मजबूत करते हुए बोला, बनने की जरूरत नहीं है, तुम इतना भी भोला नहीं हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो तुमने अभी किया। हाउ डरे यू टू डू दैट। लेकिन सुरभि को अब भी कोई आइडिया नहीं था समीर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे समीर का ऐसा रवैया हर्ट कर रहा था। उसकी पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देख समीर चिढ़ते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें भली भांति पता था रुद्र हिमानी से प्यार करता है, फिर भी तुमने। इतना कह वो अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है। उसकी आवाज में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी के भाव साफ झलक रहे थे। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ? सुरभि को पहले लगा था समीर सच में उसे डांस के लिए साथ लाया होगा, लेकिन उसकी बात सुन उसे अच्छा नहीं लगता। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ? गू। सुरभि अब समझ गई थी, इसलिए वो होठों पे नकली मुस्कान और लेती है, जबकि सुरभि की वो मुस्कान समीर को जहर लग रही थी। इससे पहले सुरभि कुछ कहती, समीर उसका हाथ पकड़ पीछे घुमा, खुद के करीब सटा धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, कल मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, जबकि रुद्र और क्रिस्टन के बीच था भी नहीं, और आज तुम जानती हो तुम्हारी बातें सुन के उसे कैसा लगा होगा। उसकी बात सुन सुरभि दोबारा से घूम के अपने दोनों हाथ उसके कंधे पे टिकाते हुए बोली, इडियट, मैंने ऐसा जानबूझ के किया ताकि रुद्र में अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की तलब हो, फिर चाहे इसकी वजह जलन ही क्यों न हो। सुरभि की बात सुन समीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रुद्र ऐसा नहीं है, तुम उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। एक लेकिन सुरभि होठों पे बड़ी सी मुस्कान सजाते हुए बोली, कांट यू ट्रस्ट मी फॉर लिटिल बिट। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए समीर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक को देख सकता था। तो वही अर्नव जो वेदिका के साथ डांस कर रहा था, वो उन दोनों को ऐसे देख वेदिका को आंखों से सुरभि की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी फ्रेंड कहीं समीर को पसंद तो नहीं करती? वेदिका की नज़र भी उन दोनों पे चली जाती है। वो मुस्कराते हुए बोली, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर लग तो ऐसा हो रहा है। तो वहीं अभिमन्यु देखता है, हिमानी भले ही उसके साथ डांस कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। इसलिए वो पूछते हुए बोला, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? हिमानी अभिमन्यु को देख मुस्कराते हुए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है सीनियर। कुछ हुआ है क्या? तुम काफी खोई खोई सी लग रही हो, अभिमन्यु कंसर्न के साथ पूछते हुए। लेकिन हिमानी बात को घुमाते हुए, ऐसा कोई बात नहीं है, बस यूं ही। हिमानी का जवाब सुन अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे वो उसके पास होकर भी मिलो दूर हो। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। हिमानी को ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु को शायद उसकी बात का बुरा लगा है, इसलिए वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, वो एक्चुअली। इतना कह वो खामोश हो जाती है, जबकि अभी पेशेंटली उसके कहने का इंतजार कर रहा था। तभी हिमानी खोए हुए ढंग में बोली, कैसा लगता है जब आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वही आपसे सच छुपाने लगे? मीन, एक इंसान को ऐसे में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हिमानी तब से इसी बारे में सोच रही थी कि उसके दोस्तों ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या वो उनके लिए गैर थी? हिमानी का सवाल सुन अभी एक पल के लिए डांस करते हुए रुक जाता है, जैसे उसके चेहरे को गौर से पढ़ लेना चाहता हो, जबकि हिमानी उसके कहने का इंतजार कर रही थी। रुद्र ने जब ये देखा तो उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ।
कैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये उसके बस से बाहर था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लंबे लंबे कदम भरते हुए गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहा था। वो हिमानी का हाथ पकड़ अचानक से उसे अपनी ओर खींच लेता है और हिमानी किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके सीने से जा लगती है। खोए हुए ढंग में रुद्र की आंखों में देखने लगती है, जहां ढेरों जज्बात नाच रहे थे, दोनों के लिए ही जैसे आसपास का वक्त ठहर सा गया हो। प्रोफेसर साहब, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। शुश, एक और लफ्ज नहीं, खामोशियां एक साज हैं, तुम धुन कोई लाओ जरा। इतना कह वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थामे, हल्का सा घुमाकर पीछे कर देता है और उसकी आंखें में देखने लगता है, जैसे आंखों ही आंखों में उसे जता देना चाहता हो कि तुम पे सिर्फ मेरा हक है। खामोशियां अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। रुद्र उसे घुमा, उसके एक हाथ को थामे हुए था। हिमानी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसे कैसे दूर जाने देता। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। वो उसे झटके से अपनी ओर खींच लेता है और हिमानी एक बार फिर सीधा उसके सीने से आ लगी थी। हिमानी जब अपनी निगाहें ऊपर करती है तो उसकी नजरें सीधा रुद्र की आंखों से जा मिलती हैं, लेकिन रुद्र की आंखों में जानूनियत देख उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। रुद्र हल्का सा झुक के अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से जोड़ देता है। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई, खामोशियां। उसका दोनों हाथ हिमानी के गालों पे चले जाते हैं, उसका अंगूठा धीरे धीरे उसके गालों को सहला रहे थे। हिमानी को अपने गाल तपते से महसूस हुए, वो उसे हल्के से छूने भर से गुलाबी हो उठी थी। नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियां, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और दिल जो आज बुलेट ट्रेन की रफ्तार को भी पीछे छोड़ चुके थे। खामोशियां आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशी में उड़ान भर रहे हों, खामोशियां एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, बस उनकी आंखें थी जो एक दूसरे से बातें कर रही थी। रुद्र बस उसे खुद ने कहीं छुपा लेना चाहता था। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई, खामोशियां। डांस खत्म होते होते रुद्र हिमानी को अपनी बाहों में भर लेता है। चारों तरफ की अचानक छाई खामोशी जैसे अचानक शोर में बदल जाती है और हर तरफ तालियों की गूंज जैसे ही रुद्र के कानों में पड़ी, वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने हिमानी पे जाती है, जो अभिमन्यु के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि उसकी बाहें खाली। आपको क्या फर्क पड़ता है। द हिमालयन गर्ल चैप्टर 791। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू स्वीटी, जाफर, रानी, मुस्कान, काशी, मूनलाइट, मोना, संध्या, मुस्कान एंड पाको फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। बाय गॉड, इतने खूबसूरत कमेंट्स देख के दिल गर्दे गार्डन हो गया। लेकिन बीच में पता नहीं टोलर कहाँ से आ गया। पता नहीं ये लड़की दिवाली का पीछा क्यों मुझे चने के झाड़ से सीधा जमीन पे ले नहीं छोड़ती। डांस खत्म होते ही पूरा कैंपस तालियों के शोर से गूंज उठा था, लेकिन रुद्र उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो कुछ भी था उसके लिए किसी सजा की तरह था। वो अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही कश्मकश के बीच उलझ के रह गया था। सच ही कहता है समीर, जब मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना गवारा नहीं, तो मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। रुद्र खुद में ही सोचते हुए, उसका दिल उसे बार बार बगावत करने को कह रहा था, जैसे सामने खड़ी लड़की सिर्फ उसकी हो, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसकी खुशी, यहाँ तक कि उसकी आंख से गिरता आंसू भी सिर्फ और सिर्फ उस तक सीमित हो। क्या ये सिर्फ एक तरफा प्यार था? शायद नहीं, क्योंकि अब वो उसके लिए पजेसिव होने लगा था। कुछ सोच के वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। हिमानी अभिमन्यु से बात करके अभी फ्री हुई ही थी कि उसके सामने एकदम से रुद्र आ जाता है। रुद्र को ऐसे अचानक से अपने सामने देख हिमानी एक पल के लिए चौंक जाती है। वो अपने दिल पे हाथ रख एक गहरी सांस लेते हुए हल्की नाराजगी के साथ बोली, क्या करते हैं प्रोफेसर साहब, हमें डरा दिया। लेकिन रुद्र के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो सपाट लहजे में बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। रुद्र की बात सुन हिमानी हैरत के साथ, अभी? हाँ अभी, रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हिमानी बस हाँ में सिर हिला देती है। वो दोनों जैसे ही निकलने को हुए, तभी अग्नि की नज़र उस पर चली जाती है। वो उसे आवाज लगाते हुए बोली, हिमानी। अग्नि की आवाज सुन हिमानी रुद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, एक मिनट प्रोफेसर साहब। इतना कह वो पलट के अग्नि को देखने लगती है। उसकी आंखों में अब भी नाराजगी थी।
अग्नि उसके पास आते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? कुछ देर और रुक जाती, हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। इतना कह वो बगल में खड़े रुद्र को देखती है, पर रुद्र कुछ नहीं कहता। वो बस खामोश खड़ा हिमानी की रिप्लाई का वेट कर रहा था, क्योंकि अगर वो रुकना चाहती थी तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हिमानी उसकी बात सुन हल्के गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ बोली, हमें नहीं लगता हमारे रुकने या न रुकने से तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। खैर, तुम्हारे पास दोस्तों की कमी थोड़ी ही है, जाओ उनके साथ एंजॉय करो। इतना कह वो वापस से रुद्र को देखते हुए बोली, चलिए प्रोफेसर साहब। जबकि उसका जवाब सुन रुद्र और अग्नि दोनों ही चौंक जाते हैं। अग्नि ने ऐसा कुछ तो एस्पेक्ट नहीं किया था, और रुद्र को भी हिमानी का ऐसा रवैया समझ में नहीं आता। अग्नि रुद्र से पूछते हुए, अब इसे क्या हुआ? लेकिन रुद्र को भी कोई आइडिया नहीं था। वो खामोशी से दूर जाती हुई हिमानी को देखने लगता है। शायद वो तुमसे किसी बात पे नाराज है, रुद्र अंदाजा लगाते हुए बोला, और इतना कह वो भी उसके पीछे हो लेता है। जबकि अग्नि अब भी कंफ्यूजन में खड़ी हिमानी की बातों के बारे में सोच रही थी। हिमानी का इतना रूखा लहजा देख उसे काफी बुरा लगा था। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि वो उससे नाराज है। ऊपर से दोस्तों की कमी से उसका क्या मतलब था? अग्नि के दोस्त उसके भी तो फ्रेंड्स थे। इतने में नील और बाकी सब भी उसके पास आ जाते हैं। अग्नि को खोया देख नील उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तो हिमानी को बुलाने आई थी न, क्या वो चली गई? अग्नि उसके हाथ को कंधे पर से हटा फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली, तुम्हें वो यहाँ दिख रही है? अग्नि को देख के कोई भी बता सकता था कि वो गुस्से में है। ये देख नील पूछते हुए बोला, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अग्नि झल्लाते हुए, मुझे नहीं पता, बस नाराज होकर चली गई और कह रही थी मुझे दोस्तों की कमी थोड़े ही है, जैसे कि तुम सब सिर्फ मेरे दोस्त हो। जबकि अग्नि की बात सुन भूमि, अनंत और वायु तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनंत अपने किए पे काफी शर्मिंदा था। वो हिचकिचाते हुए बोला, वो, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो उन्हें सच कैसे बताए, क्योंकि ये तो तय था अग्नि का गुस्सा उस पे निकलने वाला था। अनंत को यूं हिचकिचाते देख नील और अग्नि दोनों ही समझ जाते हैं कि कोई बात तो है। उधर रुद्र हिमानी का हमसाया बन उसके पीछे पीछे चल रहा था और हिमानी उसके आगे आगे। इस वक्त पार्किंग जाते रास्ते पे कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों और उसके बीच की खामोशी थी। वो अब भी मुंह फुलाए हुए थी, शायद आसमान के चांद की तरह, तो आज बादलों के बीच छुप के बैठा था। हवा में हल्की ठंडक, जिससे वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। तभी पीछे से एक कोट उसके कंधों को कवर कर देता है। हिमानी अपना सिर ऊपर करती है तो उसकी आंखें रुद्र की गहरी काली आंखों से जा मिलती हैं। रुद्र उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, इतना गर्म मिजाज होने के बाद तो तुम्हें ठंड लगनी ही नहीं चाहिए। कितना गुस्सा भरा पड़ा है तुम में, तुम्हें आइडिया भी है? रुद्र की बात सुन हिमानी के माथे पे बल पड़ जाते हैं। वो गुस्से में पीछे पलटे हुए बोली, तो आपका मतलब है हमें हमारे दोस्तों से नाराज होने का हक भी नहीं है? रुद्र कंधे उचकाते हुए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो। लेकिन वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही हिमानी उसे घूर के देखते हुए बोली, रहने दीजिए, खूब अच्छे से जानती हूँ आपको भी और आपके कहने के मतलब को भी। और नहीं चाहिए ये, क्योंकि आपके हिसाब से तो हमें ठंड लगनी ही नहीं चाहिए। हम पत्थर के जो बने हैं, हम में तो फीलिंग्स और इमोशंस हैं ही नहीं। न तो हमें गुस्सा करने का हक है और न नाराज होने का। इतना कह वो उसकी कोट उस पे जोर से फेंकती है। रुद्र कोट कैच कर सामने खड़ी उस गुस्सैल लड़की को गौर से देख रहा था। क्या आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हिमानी चिढ़ते हुए, रुद्र मुस्कुराते हुए, देख रहा हूँ मेरे सामने खड़ी इस लड़की में और कितना गुस्सा है। रुद्र की बात सुन हिमानी उसे घूर के देखती है, लेकिन तभी रुद्र कोट को उसके पीछे से घुमा के वापस से उसे ओढ़ाते हुए बोला, बाहर काफी ठंड काफी है, बीमार हो जाओगी। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हिमानी किसी रूठे हुए बच्चे की तरह पाउट करते हुए बोली। रुद्र उसे चीख चीख के बताना चाहता था कि उसे फर्क पड़ता है, उसे उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज से फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती, बल्कि वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। जबकि हिमानी उस कोट को देखते हुए बोली, अरे कम से कम मेरी परवाह है, यही कह देते। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ गुस्सा करना आता है और फिर मुझे कहते हैं कि मैं गुस्सैल हूँ। इतना कह वो मुंह बनाते हुए रुद्र के पीछे पीछे चल देती है। रुद्र के लंबे लंबे कदमों का पीछा करते हुए वो खुद से ही बोली, अरे थोड़ा धीरे चलिए, आपकी कहाँ आगे ट्रेन छूट रही है। लेकिन रुद्र उसकी बातों को मुस्कुराते हुए था। शायद उसे हिमानी को परेशान करने में मजा आने लगा था। तो वहीं
अग्नि शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ, क्या? तभी अनंत हाँ में सिर हिला देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हिमानी से अभी इस बारे में कुछ मत कहना। मैं उसे खुद बताऊंगी। फिर भी तुमने, ओ गॉड, इसलिए ही वो मुझसे नाराज थी। और मैं बेवकूफ़ समझी भी नहीं। अग्नि खुद को ही फटकार लगाते हुए बोली। एक तभी नील उसे शांत करते बोला, अब जो हो गया सो हो गया। हम उसे बदल तो नहीं सकते। इससे अच्छा हम ये सोचे कि उसे मनाएंगे कैसे। नील सही कह रहा है, अनंत ने ये जानबूझ के नहीं किया, बस उसके मुंह से निकल गया। और हिमानी सुन लिया। और वैसे भी आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। हाँ बट ऐसे नहीं। और अनंत के बच्चे, मैं तुम्हारा क्या करूं? इतना कह वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को उसका गला दबाने से कंट्रोल करती है। उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ छलक रही थी, और साथ ही एक उदासी भी। उधर हिमानी के साइड का डोर बंद करने के बाद रुद्र ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है और धीरे से गाड़ी को पार्किंग से निकालने के बाद उसे गेट के बाहर ले लेता है। अब गाड़ी हाईवे पर थी। हिमानी जैसे ही गाड़ी की विंडो खोलने को हुई, रुद्र उसे बंद कर देता है। हिमानी उसे एक एक बार फिर घूर के देखती है। सोचना भी मत, अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी, अब फिर से बीमार होना है क्या? रुद्र उस पे हल्का गुस्सा करते हुए बोला। लेकिन कुछ नहीं। नो मीन्स नो। रुद्र उसे एक वार्निंग लुक देते हुए बोला। रुद्र की बात सुन हिमानी मुंह बनाए हाथ बांध कर बैठ जाती है और मन ही मन उसे कोसने लगती है। हिटलर कहे के खुद को जाने समझते क्या हैं? इतना तो अर्नब भाई भी कभी परेशान नहीं करते। आज उसे रुद्र में हिटलर नजर आ रहा था, जो सिर्फ अपनी चलाना जानता था। रुद्र देखता है हिमानी अब कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है, इसलिए वो उसे देखते हुए बोला, तुम चाहो तो म्यूजिक सुन सकती हो। लेकिन हिमानी, जो उससे पहले से ही नाराज थी, चिढ़ते हुए बोली, इस मेहरबानी की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कह वो बाहर देखने लगती है, जहां अब दुकानें और शॉपिंग मॉल्स अब सब पीछे छूट रहे थे और गाड़ी अब जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी। कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां सामने से आते हुए दिख जाती। रास्ता सुनसान और गहरा होता जा रहा था। गाड़ी की खामोशी भी अब हिमानी को परेशान करने लगी थी। रुद्र खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि हिमानी को अब उनके बीच की ये खामोशी खलने लगी थी। सुनसान रास्ता और ऊपर से ये खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। गुस्से में हमने कह तो दिया, लेकिन इस चुप्पी से अच्छा हम गाने ही सुन लेते। यही सोच के वो एक आह भर के रह जाती है, लेकिन अपने अहम के चलते गाना शुरू नहीं करती। अनायास ही उसकी नज़र रुद्र पे चली जाती है, जो अपना एक हाथ विंडशील्ड पे टिकाए दूसरे से ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पे हल्की संजीदगी थी, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। कब वो उसे देखते देखते उसमें खो गई, उसे पता ही नहीं चला। रुद्र को जब उसकी नज़रों की तपिश का एहसास हुआ, वो उससे पूछते हुए बोला, हिमानी। हिमानी। हिमानी होश संभालते हुए, हाँ, कहाँ खो गई? रुद्र मुस्कुराकर पूछते हुए, पर वो उसके सवाल का क्या जवाब दे उसे समझ में नहीं आता। हम प्रोफेसर साहब, वो ऐसे कैसे घूर सकते हैं? पागल, पता नहीं अब वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो खुद को ही फटकारते हुए बोली, लेकिन उसके लिए ये एहसास जैसे दिल में हलचल पैदा करने वाला था। रुद्र अब भी उसके कहने का इंतजार कर रहा था। वो एक बार फिर उसे देख अपनी भौहें उचका देता है। ये देख हिमानी थोड़ा लापरवाही के साथ सामने देखते हुए बोली, हम बोर हो रहे थे। उसकी बात सुन रुद्र के माथे पे बल पड़ जाते हैं। बोर? तो क्या मेरे चेहरे पे कोई पिक्चर चल रही है जो तुम ऐसे घूर रही हो? रुद्र पूछते हुए, तो आप ही बताएं हम क्या करें? हिमानी नकली गुस्सा दिखाते हुए। रुद्र सामने देखते हुए, मैंने पहले भी कहा था, तुम चाहो तो गाने सुन सकती हो। पर उसकी बात का हिमानी कोई जवाब नहीं देती और मुंह बनाते हुए बाहर देखने लगती है। ये देख रुद्र विंडो का शीशा हल्का नीचे कर देता है, क्योंकि यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो उससे रूठी हुई थी। हिमानी ने जैसे ही बाहर से आ रही ठंडी हवा चेहरे पे महसूस किया, उसका गुस्सा उड़न छू हो जाता है और होठों पे हल्की सी मुस्कान आके ठहर जाती है और वो रुद्र को देखने लगती है। उधर रुद्र के जाने के बाद समीर को अर्नव के साथ घर आना पड़ा। नील भी अभी कुछ देर पहले ही सबके साथ घर पहुंचा था और सभी हॉल में ही थे। टीवी पे शिखर बूसी नेस न्यूज़ देख रहे थे, जबकि शेल्वी बच्चों से उनके आज के दिन के बारे में पूछ रही थी। जब समीर अंदर आते हुए बोला, तो क्या बातें हो रही हैं सबकी? समीर की आवाज़ सुन सभी उस ओर देखने लगते हैं, पर उसे अकेले आते देख शिखर के माथे पे बल पड़ जाते हैं। वो गंभीर आवाज में पूछते हुए बोले, रुद्र कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, वो हिमानी को छोड़ने गया है।
समीर जानता था कि शायद शिखर को उसका ये जवाब अच्छा न लगे, लेकिन वो उन्हें बताना चाहता था कि रुद्र का प्यार करना गलत नहीं है और वो हर मोड़ पे उसके साथ है। लेकिन शिखर बड़े ही शांत लहजे में अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, वो आए तो अपने दोस्त को बता देना। हमने जो लड़की उसके लिए पसंद की है वो 1-2 दिन में यहाँ आ रही है और बहुत जल्द हम उन दोनों की सगाई करेंगे। उनकी बात सुन समीर के साथ साथ हॉल में खड़े सभी चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि शैलवी भी। पर इतनी जल्दी, अभी तो? लेकिन शिखर को देख उनके आगे के शब्द गले में ही रह जाते हैं। आज पहली बार शैलवी ने शिखर के चेहरे पे सख्ती देखी थी, जबकि नील, वायु, भूमि और अग्नि चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जबकि एक अनंत ही था जो इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड लग रहा था। तो इसका मतलब आप जल्द जी चाचू की शादी करने वाले हैं? वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब जल्द ही मुझे चाची मिल जाएंगी। वेदिका का घर। सुरभि चेंज कर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, वेदिका बेड पे लेटे हुए उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देख वो अपने चेहरे को दोनों हाथों पे टिकाते हुए बोली, वैसे तेरे और समीर के बीच कुछ चल रहा है क्या? वेदिका का सवाल सुन सुरभि चौंक जाती है। क्या? उधर हिमानी के गुस्से को शांत होते देख रुद्र हिमानी से पूछते हुए बोला, क्या तुम अग्नि से नाराज हो? रुद्र का सवाल सुन हिमानी अपने चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, मुझे नहीं पता हम उससे नाराज हैं या नहीं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि उसने हमसे सच छुपाया। इतना कह वो अपने हाथों को उंगलियों से खेलने लगती है। उसके चेहरे पे अलग हो मासूमियत छलक रही थी। तभी रुद्र पूछते हुए, कैसा सच? रुद्र का सवाल सुन हिमानी कुछ पल की खामोशी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, यही कि वो और नील एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हिमानी की बात सुन रुद्र बस वो कह देता है, लेकिन तभी हिमानी अपनी एक टांग फोल्ड करते हुए रुद्र की तरफ फेस कर बैठते हुए बोली, और हमें तो आज भी पता नहीं चलता, ये तो आज अनंत के मुंह से गलती से निकल गया, वरना उनका जाने कब तक छुपाने का इरादा था। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, सबको पता था सिवाय हमारे। आप जानते हैं हमें कितना बुरा लगा था, लेकिन फिर किसी ने समझाया कि हर एक बात की वजह होती है। हो सका है सामने वाले को मौका ही न मिला हो, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले से नाराज भी नहीं हो सकते। क्योंकि हमें बुरा लगा है तो ये सामने वाले का फर्ज बनता है कि वो हमें मनाए, और हमें भी उनकी बात सही लगी, बस इसलिए ही हमने वो सब कह दिया। हम अग्नि को बताना चाहते थे कि हम उससे नाराज हैं। अच्छा, और तुम्हें ये सब सिखाने वाला था कौन? रुद्र पूछते हुए। हिमानी मुस्कुराते हुए, सीनियर अभी ने। जब हिमानी ने उससे सवाल पूछा था कि कैसा लगता है जब आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके लिए आए इम्पोर्टेंट हैं, वही आपसे सच छुपाने लगे। आई मीन, एक इंसान को ऐसे में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जब अभी ने उससे यही कहा था, लेकिन हिमानी का जवाब सुन रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पे कस जाती है। लेकिन तभी हिमानी कुछ ऐसा कहती है जो रुद्र के लिए अनएक्सपेक्टेड था, और वो चौंक के उसे देखने लगता है। लेस दैन एक तरफा। तो अब तक हमने देखा कि हिमानी रुद्र से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन वो चौंक जाता है। अचानक से झटके से गाड़ी के रुकने की आवाज और वो आगे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन रुद्र ने वक्त रहते उसे कंधे से थाम लिया था। हिमानी रुद्र को देखने लगती है, क्या प्रोफेसर साहब, एक वादा मांगा था, ऊपर जाने की टिकट नहीं। वैसे भी आज ऑलरेडी एक बार मरते मरते बचे हैं, अब आप क्या चाहते हैं? हमारा ऊपर का टिकट। पर वो अपनी बात पूरी कहती, रुद्र अपने हाथ से उसके शब्दों को जुबां पे आने से पहले ही रोक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, वक्त दोनों के लिए ही जैसे ठहर सा गया हो। अचानक से एक ठंडा झोंका दोनों को होश में लाने के लिए काफी था। हिमानी विंडो से बाहर देखते हुए आंखें मीच लेती है, और रुद्र अपने जज्बात छुपाने के किए दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे टिकाए, ड्राइविंग सीट से टेक लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जबकि हिमानी अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश करते हुए उन दोनों की बीच की खामोशी को तोड़ते हुए बोली, क्या हमने आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया? वो नजरें झुकाए फिर से वही सवाल रुद्र से कर बैठी। रुद्र धीरे से अपनी आंखें खोलता है और हिमानी को देखने लगता है। क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आता। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। हम इतना कह वो गाड़ी को स्टार्ट कर फिर से उस रास्ते पे ले लेता है। लेकिन हिमानी खामोशी से बाहर देखते हुए खुद से ही बोली, तो आपने भी बताने से बेहतर छुपाना चुना। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उधर वेदिका की बात सुन सुरभि जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुन वेदिका भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है।
सुरभि अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, मतलब कुछ भी। फिर थोड़ा रुक के वो आगे बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुरभि बेड पे लेटते हुए ऊपर सीलिंग को निहारते हुए बोली, ऐसा मुझे ही नहीं अर्नब को भी लगता है। अब दो लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। वेदिका की बात सुन सुरभि की हंसी एक पल के लिए गायब हो जाती है। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन वो होठों पे बनावटी मुस्कान सजाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ। वेदिका सीधा होकर उसके सामने बैठ जाती है। सुरभि, मैंने कहा ना। अच्छा तो फिर समीर का नाम सुनते ही तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? और तुम्हारी आंखें, कहते हैं आंखें सच का आईना होती है, और तेरी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। वेदिका उसकी आंखों में देख पूछते हुए बोली। सुरभि की मुस्कान अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वो उससे नजरें चुराते हुए बोली, अगर कुछ है भी तो वो भी सिर्फ एक तरफा है। उसका समीर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर थोड़ा रुक के खुद को संभालते हुए होठों पे बड़ी सी मुस्कान सजाते हुए बोली, और तुम जानती हो, एक तरफा प्यार करने का मजा ही कुछ और है। न कोई होप, न दिल टूटने का डर। वेदिका उसकी आंखों में देखने लगती है। जाने क्यों उनमें दर्द था। वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, ये तू कह रही है, तू वही सुरभि है न, जो मुझसे कहती थी कि तू जब प्यार करेगी तो डंके की चोट पे करेगी। फिर तू देवदास कैसे बन गई यार? सुरभि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या समीर इस बारे में जानता है? सुरभि न में सिर हिलाते हुए बेड से खड़ी हो जाती है। वेदिका उसे देखते हुए, तो क्या तू उसे कभी नहीं बताने वाली? सुरभि होठों पे बड़ी सी मुस्कान सजाए अपने कंधे उचकाते हुए, शायद। ये देख वेदिका अपनी जगह से खड़ी होकर झट से उसके गले लग जाती है। तुझे पता है तू पूरी पागल है। कब क्या कर दे किसी को समझ में नहीं आता। जबकि सुरभि मन ही मन, सच ही तो है, प्यार से अच्छा खासा भला इंसान पागल हो जाए। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, एक तरफा मैं नाम भी बना लूंगा, एक तरफा मैं नाम भी छुपा लूंगा, एक अरसा जो बीते उसकी यादों में, मैं हूं कि मशहूर उस पे जिंदगी लूटा दूंगा। उधर अग्नि बेचैन सी अपने कमरे में चक्कर काट रही थी, जबकि भूमि और मिट्टू को तो इसकी जैसे आदत होने लगी थी। भूमि आज भी बेड पे बैठी अपनी टांगों को झुलाते हुए हाथों में पकड़े मिट्टू को सहला रही थी। जब काफी देर हो गई तो भूमि अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, अग्नि तुम्हारे ऐसे टहलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? अग्नि चिढ़ते हुए। उसकी बात सुन भूमि मिट्टू को देखते हुए लापरवाही के साथ कंधे उचका देती है। ये देख अग्नि को गुस्सा आ जाता है। वो भूमि के हाथ से मिट्टू को लेते हुए उसके बगल में बैठते हुए बोली, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें मिट्टू से खेलना है। मिट्टू जो बेचारा ऑलमोस्ट सोने की कगार पर था, अग्नि की बात सुन उसकी बात को रिपीट करते हुए बोला, खेलना है, खेलना है। लेकिन अग्नि उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए बोली, आज नहीं मिट्टू। इतना कह वो उसे खुद से लगाए सहलाने लगती है। तो वही भूमि अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तो तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? चलो माना चाचू हिमानी को पसंद करते हैं, लेकिन हिमानी का क्या वो भी उन्हें पसंद करती है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की? अग्नि, पसंद और प्यार में फर्क होता है, एंड इट्स देयर लाइफ। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? अग्नि पूछते हुए। भूमि न में सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता। फिर थोड़ा रुक के आगे बोली, सबसे पहले हिमानी की फीलिंग्स जानने की कोशिश करो। लेकिन वो तुम कैसे करोगी? क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ उसके अम्मा बाबा भाई और दोस्त है, और जिसे प्यार की डेफिनेशन नहीं पता, उसे प्यार का एहसास कैसे करवाओगी? इतना कह वो उसे देखने लगती है। वाह, प्लान बता के मॉरल डाउन करना कोई तुमसे सीखे। अग्नि उसे घूरते हुए। भूमि उसे देखते हुए, इसे मॉरल डाउन करना नहीं, हकीकत से रूबरू करवाना कहते हैं। क्योंकि तुम्हें लगता है ये आसान है, तो ट्राई करके देख लो। और एक बात और, जब तक चाचू नहीं चाहेंगे, तब तक हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। बाई चांस अगर उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी, तो फिर तो बात हो खत्म। उसकी बात सुन अग्नि की आंखें फैल जाती हैं। महल। रुद्र की गाड़ी महल के बाहर आके रुकती है। हिमानी रुद्र को देख पूछते हुए, आप अंदर नहीं आएंगे? काफी देर हो गई है, थिंक मुझे चलना चाहिए। रुद्र बिना उसकी ओर देखे, एक चाय प्लीज। वैसे भी हमने आपको आज के लिए थैंक्स नहीं कहा। हिमानी इंसिस्ट करते हुए, इसकी कोई जरूरत, प्लीज। हिमानी रिक्वेस्ट करते हुए। कुछ सोच के रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। दोनों अंदर आ जाते हैं। विराज के साथ साथ बाकी सब भी हॉल में ही थे, क्योंकि जब से हर्षवर्धन और अधिराज ने हिमानी के एक्सीडेंट के बारे में सुना है, वो भी घबरा गए थे।
तो वही विराज को पता चलता है कि हिमानी स्पीच से पहले पहुंच गई थी। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ तक कि अधिराज उसको हिमानी की स्पीच की वीडियो दिखाते हैं जो उनके एक गार्ड ने बनाई थी। डिस्क्लेमर, लो हिमानी भी आ गई। वैदेही उसे देख मुस्कुराते हुए बोली। सबका ध्यान उन दोनों पे चला जाता है। हिमानी के सिर पे लगी बैंडेज को देख सुप्रिया का दिल पसीज जाता है। लेकिन साथ ही कोई और भी था जो ऊपर कॉरिडोर पे खड़ी हिमानी को देख रही थी। क्रिस्टिन उसके बदलते भावों को बड़ी ही इत्मीनान से ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर क्यों? आखिर क्या रिश्ता था उस स्पिरिट का हिमानी के साथ? तभी विराज अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? हिमानी कंफ्यूज्ड सी उसे देखने लगती है। वो मुस्कुराते हुए, हमें क्या होना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वैसे उस वक्त हम जल्दी में क्लिनिक से निकल गए थे। आपका हाथ कैसा है? विराज मुस्कुराते हुए, अरे मैं एकदम ठीक हूँ, और ये तो बस एक मामूली चोट है। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। जबकि सभी घरवाले हैरान थे, क्योंकि ये वही विराज था जो जरा सी चोट लगने पर दर्द में कराहते हुए पूरा घर सिर पे उठा लेता था, और आज अपनी चोट मामूली बता रहा था। ये देख सच के होठों पे मुस्कान तैर जाती है। तभी हिमानी रुद्र को उसका कोट देते हुए बोली, आप सभी बैठ के बातें कीजिए, हम जल्दी से चेंज करके आते। तो अब तक हमने देखा कि हिमानी रुद्र से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन वो चौंक जाता है। अचानक से झटके से गाड़ी के रुकने की आवाज, और वो आगे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन रुद्र ने वक्त रहते उसे कंधे से थाम लिया था। हिमानी रुद्र को देखने लगती है, क्या प्रोफेसर साहब, एक वादा मांगा था, ऊपर जाने की टिकट नहीं। वैसे भी आज ऑलरेडी एक बार मरते मरते बचे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा ऊपर का टिकट। पर वो अपनी बात पूरी कहती, रुद्र अपने हाथ से उसके शब्दों को जुबां पे आने से पहले ही रोक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वक्त दोनों के लिए ही जैसे ठहर सा गया हो। अचानक से एक ठंडा झोंका दोनों को होश में लाने के लिए काफी था। हिमानी विंडो से बाहर देखते हुए आंखें मीच लेती है, और रुद्र अपने जज्बात छुपाने के किए दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे टिकाए, ड्राइविंग सीट से टेक लगाए, अपनी आंखें बंद कर लेता है। जबकि हिमानी अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश करते हुए उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए बोली, क्या हमने आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया? वो नजरें झुकाए फिर से वही सवाल रुद्र से कर बैठी। रुद्र धीरे से अपनी आंखें खोलता है और हिमानी को देखने लगता है। क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आता। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। हम इतना कह वो गाड़ी को स्टार्ट कर फिर से उस रास्ते पे ले लेता है। लेकिन हिमानी खामोशी से बाहर देखते हुए खुद से ही बोली, तो आपने भी बताने से बेहतर छुपाना चुना। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उधर वेदिका की बात सुन सुरभि जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुन वेदिका भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है। सुरभि अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, मतलब कुछ भी। फिर थोड़ा रुक के वो आगे बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुरभि बेड पे लेटते हुए ऊपर सीलिंग को निहारते हुए बोली, ऐसा मुझे ही नहीं अर्नव को भी लगता है। अब दो लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। वेदिका की बात सुन सुरभि की हंसी एक पल के लिए गायब हो जाती है। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन वो होठों पे बनावटी मुस्कान सजाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ। वेदिका सीधा होकर उसके सामने बैठ जाती है। सुरभि, मैंने कहा ना। अच्छा तो फिर समीर का नाम सुनते ही तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? और तुम्हारी आंखें, कहते हैं आंखें सच का आईना होती है, और तेरी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। वेदिका उसकी आंखों में देख पूछते हुए बोली। सुरभि की मुस्कान अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वो उससे नजरें चुराते हुए बोली, अगर कुछ है भी तो वो भी सिर्फ एक तरफा है। उसका समीर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर थोड़ा रुक के खुद को संभालते हुए होठों पे बड़ी सी मुस्कान सजाते हुए बोली, और तुम जानती हो, एक तरफा प्यार करने का मजा ही कुछ और है। न कोई होप, न दिल टूटने का डर। वेदिका उसकी आंखों में देखने लगती है। जाने क्यों उनमें दर्द था। वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, ये तू कह रही है, तू वही सुरभि है न जो मुझसे कहती थी कि तू जब प्यार करेगी तो डंके की चोट पे करेगी? फिर तू देवदास कैसे बन गई यार? सुरभि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या समीर इस बारे में जानता है? सुरभि न में सिर हिलाते हुए बेड से खड़ी हो जाती है। वेदिका उसे देखते हुए, तो क्या तू उसे कभी नहीं बताने वाली? सुरभि होठों पे बड़ी सी मुस्कान सजाए अपने कंधे उचकाते हुए, शायद। ये देख वेदिका अपनी जगह से खड़ी होकर झट से उसके गले लग जाती है। तुझे पता है तू पूरी पागल है।
कब क्या कर दे किसी को समझ में नहीं आता। जबकि सुरभि मन ही मन, सच ही तो है, प्यार से अच्छा खासा भला इंसान पागल हो जाए। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, एक तरफा मैं नाम भी बना लूंगा, एक तरफा मैं नाम भी छुपा लूंगा, एक अरसा जो बीते उसकी यादों में, मैं हूं कि मशहूर उस पे जिंदगी लूटा दूंगा। उधर अग्नि बेचैन सी अपने कमरे में चक्कर काट रही थी, जबकि भूमि और मिट्टू को तो इसकी जैसे आदत होने लगी थी। भूमि आज भी बेड पे बैठी अपनी टांगों को झुलाते हुए हाथों में पकड़े मिट्टू को सहला रही थी। जब काफी देर हो गई तो भूमि अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, अग्नि तुम्हारे ऐसे टहलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? अग्नि चिढ़ते हुए। उसकी बात सुन भूमि मिट्टू को देखते हुए लापरवाही के साथ कंधे उचका देती है। ये देख अग्नि को गुस्सा आ जाता है। वो भूमि के हाथ से मिट्टू को लेते हुए उसके बगल में बैठते हुए बोली, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें मिट्टू से खेलना है। मिट्टू जो बेचारा ऑलमोस्ट सोने की कगार पर था, अग्नि की बात सुन उसकी बात को रिपीट करते हुए बोला, खेलना है, खेलना है। लेकिन अग्नि उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए बोली, आज नहीं मिट्टू। इतना कह वो उसे खुद से लगाए सहलाने लगती है। तो वही भूमि अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तो तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो? चलो माना चाचू हिमानी को पसंद करते हैं, लेकिन हिमानी का क्या, क्या वो भी उन्हें पसंद करती है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की? अग्नि पसंद और प्यार में फर्क होता है, एंड इट्स देयर लाइफ। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? अग्नि पूछते हुए। भूमि न में सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता। फिर थोड़ा रुक के आगे बोली, सबसे पहले हिमानी की फीलिंग्स जानने की कोशिश करो। लेकिन वो तुम कैसे करोगी? क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ उसके अम्मा बाबा भाई और दोस्त है, और जिसे प्यार की डेफिनेशन नहीं पता उसे प्यार का एहसास कैसे करवाओगी? इतना कह वो उसे देखने लगती है। वाह, प्लान बता के मॉरल डाउन करना कोई तुमसे सीखे। अग्नि उसे घूरते हुए। भूमि उसे देखते हुए, इसे मॉरल डाउन करना नहीं, हकीकत से रूबरू करवाना कहते हैं। क्योंकि तुम्हें लगता है ये आसान है, तो ट्राई करके देख लो। और एक बात और, जब तक चाचू नहीं चाहेंगे तब तक हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। बाई चांस अगर उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी तो फिर तो बात हो खत्म। उसकी बात सुन अग्नि की आंखें फैल जाती हैं। महल। रुद्र की गाड़ी महल के बाहर आके रुकती है। हिमानी रुद्र को देख पूछते हुए, आप अंदर नहीं आएंगे? काफी देर हो गई है, थिंक मुझे चलना चाहिए। रुद्र बिना उसकी ओर देखे, एक चाय प्लीज। वैसे भी हमने आपको आज के लिए थैंक्स नहीं कहा। हिमानी इंसिस्ट करते हुए, इसकी कोई जरूरत प्लीज। हिमानी रिक्वेस्ट करते हुए। कुछ सोच के रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। दोनों अंदर आ जाते हैं। विराज के साथ साथ बाकी सब भी हॉल में ही थे, क्योंकि जब से हर्षवर्धन और अधिराज ने हिमानी के एक्सीडेंट के बारे में सुना है वो भी घबरा गए थे। तो वही विराज को पता चलता है कि हिमानी स्पीच से पहले पहुंच गई थी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ तक कि अधिराज उसको हिमानी की स्पीच की वीडियो दिखाते हैं जो उनके एक गार्ड ने बनाई थी। डिस्क्लेमर, लो हिमानी भी आ गई। वैदेही उसे देख मुस्कुराते हुए बोली। सबका ध्यान उन दोनों पे चला जाता है। हिमानी के सिर पे लगी बैंडेज को देख सुप्रिया का दिल पसीज जाता है। लेकिन साथ ही कोई और भी था जो ऊपर कॉरिडोर पे खड़ी हिमानी को देख रही थी। क्रिस्टिन उसके बदलते भावों को बड़ी ही इत्मीनान से ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर क्यों? आखिर क्या रिश्ता था उस स्पिरिट का हिमानी के साथ? तभी विराज अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? हिमानी कंफ्यूज्ड सी उसे देखने लगती है। वो मुस्कुराते हुए, हमें क्या होना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वैसे उस वक्त हम जल्दी में क्लिनिक से निकल गए थे, आपका हाथ कैसा है? विराज मुस्कुराते हुए, अरे मैं एकदम ठीक हूँ, और ये तो बस एक मामूली चोट है। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। जबकि सभी घरवाले हैरान थे, क्योंकि वही विराज था जो जरा सी चोट लगने पर दर्द में कराहते हुए पूरा घर सिर पे उठा लेता था, और आज अपनी चोट मामूली बता रहा था। ये देख सच के होठों पे मुस्कान तैर जाती है। तभी हिमानी रुद्र को उसका कोट देते हुए बोली, आप सभी बैठ के बातें कीजिए, हम जल्दी से चेंज करके आते। रुद्र उसके हाथ से अपने कोट लेकर क्रिस्टीन के बगल में बैठ जाता है। जबकि हिमानी जाने से पहले शंभू काका को देखते हुए बोली, काका क्यों न सबके लिए गर्मा गर्म चाय हो जाए? क्यों नहीं बिटिया, अभी लाए। इतना कह वो भी मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ जाते हैं। हिमानी जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर गई, वो स्पिरिट अपना हाथ बढ़ा जैसे ही उसकी चोट को देखने की कोशिश करती है, लेकिन हिमानी उसके आर पार हो जाती है।
ये देख जैसे वो टूट सी जाती है। उसकी आंखों के आंसू टूट के गालों पे आ जाते हैं। क्रिस्टिन को हिमानी की तरफ खोया देख रुद्र पूछते हुए बोला, तुम वहां क्या देख रही हो? रुद्र की बात सुन क्रिस्टिन होश में आती है, लेकिन वो कुछ कहती तभी विराज रुद्र को देखते हुए, थैंक्स रुद्र, वरना आज मेरी वजह से हिमानी का स्पेशल मोमेंट खराब हो जाता। एक इसमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? रुद्र कंसर्न के साथ पूछते हुए। विराज कंधे उचकाते हुए, पता नहीं, गाड़ी के दोनों टायर्स का एक साथ पंक्चर होना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक विराज की बात सुन इस बार अधिराज सख्त टोन में बोले, अब से कोई भी बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाएगा। स्पेशली विराज, तुम कुछ दिन बाहर आना जाना कम करो। बट डैड, विराज जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी अधिराज उसे वार्निंग लुक देते हैं। ये देख विराज शांत होकर बैठ जाता है। वैसे भी अब उनसे कहने का कोई मतलब नहीं था। तभी सुप्रिया जी बोली, जाने किसकी नजर लगी है, पहले वीरेन और अब इन दोनों का एक्सीडेंट। क्यों न महागुरु से बात करें? शायद आप सही कह रही हैं सुप्रिया, हम कल महागुरु से बात करते हैं। हर्षवर्धन उन्हें देखते हुए बोले। कुछ ही देर में हिमानी भी चेंज करके आ जाती है। ऑफ वाइट कलर की सलवार कमीज और गले में दुपट्टा। बालों को उसने अब खोल दिया था, जिससे आज उसके बालों में नट और कर्ल्स बन गए थे। वो चेंज करने के बाद अब काफी अच्छा फील कर रही थी। लेकिन हिमानी ने जब रुद्र को क्रिस्टिन के साथ बैठ के बातें करते देखा, तो उसके कदम ठिठक जाते हैं और उसे अग्नि की बातें सच लगने लगती है। ये देख वीरेन उसे आवाज लगाते हुए बोला, तुम रुक क्यों गई? हिमानी होठों पे हल्की मुस्कान सजा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए सबके बीच आ जाती है। लेकिन वो जितनी बार भी देखती, रुद्र और क्रिस्टिन आपस में बिजी थे। भला तब से ऐसी भी कौन सी बात हो रही है? हिमानी मन ही मन चिढ़ते हुए बोली। कुछ ही देर में एक सर्वेंट सबको चाय सर्व करने के बाद वो जा चुका था। हिमानी चाय का सीप लेते हुए बोली, चाय पीकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दिन की थकान उतर गई हो। उसकी बात सुन क्रिस्टीन मुस्कुराते बोली, ये तुम सही कहता है, अब देखो रुद्र हमेशा ब्लैक कॉफी पीता था, यहाँ आके इसे भी चाय की आदत लग गई। और खुद का क्या? रुद्र उसे देख मुस्कुराते हुए। रुद्र की बात सुन क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए, अरे मैं तो तुम्हें कंपनी देने के लिए पीता है। उनकी बातें सुन सबको हंसी आ जाती है। रुद्र चाय खत्म कर कप को टेबल पे रखते हुए बोला, थिंक अब मुझे चलना चाहिए। इतना कह वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हिमानी उसे देखते हुए बोली, लेकिन काफी देर हो गई है, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? हिमानी की आंखों में उसके लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। हाँ रुद्र, हिमानी सही कह रही है, सुबह निकल जाएगा। वैसे भी आज तो आपके दोस्त भी साथ नहीं आए, इतनी रात गए अकेले जाना सही नहीं होगा। हर्षवर्धन जी भी रुद्र को देख चिंता जताते हुए बोले, हाँ और मुझे भी तुमसे कुछ बात करना है। क्रिस्टिन इतना कह उसे देखने लगती है। सबके इंसिस्ट करने पर रुद्र मान जाता है। कुछ देर बाद रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर अपने रूम में खड़ा था, अपनी शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किए हुए। वो किसी सोच में गुम था। जब क्रिस्टीन उसके डोर को नॉक करती है, रुद्र पलट के देखता है तो क्रिस्टिन को देख वो मुस्कुरा देता है। क्रिस्टिन अंदर आते हुए, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? रुद्र न में सिर हिलाते हुए, नथिंग सीरियस, तुम बताओ। क्रिस्टिन के हाथ में वही किताब थी जिसे वो कल रीड कर रही थी। रुद्र उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, तो यही वो किताब है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? क्रिस्टिन हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, यस यही वो बुक है। रुद्र स्टडी टेबल पे बैठ जाता है, जबकि क्रिस्टीन हाथ बांधे वॉल से टेक लगाए खड़ी हो जाती है। द एक्सोर्सिज्म, रुद्र उसे रीड करते हुए। इतना कह वो क्रिस्टीन को देखने लगता है, जबकि वो काफी ज्यादा शांत लग रही थी। Disclaimer: This book contains content based on real beliefs, practices, and experiences associated with exorcism and the supernatural. The material includes disturbing themes, intense psychological horror, and dark imagery. This book is not suitable for sensitive readers. Read at your own risk. इसे रेड करते ही जैसे कमरे का तापमान 2 से 3 डिग्री गिर गया हो। ये बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? रुद्र पूछते हुए, क्योंकि किताब देखने में काफी पुरानी और हैंड रिटन लग रही थी, जैसे अपने आप में एक जिसकी कोई भी कॉपी दोबारा बनाई ही न गई हो। 2 साल पहले एक स्पिरिट ने दी थी, बिलीव करोगे, लेकिन आज तक कभी रीड नहीं की। कल उसे पढ़ी तो कुछ अजीब हुआ, बहुत अजीब। उसकी बात सुन रुद्र उसे हैरत के साथ देखने लगा है। उधर हिमानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने क्रिस्टीन को रुद्र के रूम में जाते हुए देख लिया था।
और अब उसका मन बेचैन था। वो बार बार करवटें बदल रही थी। जब वो बगल में चैन से सो रही वसुंधरा को देखती है। आपका साथ ही हमारी कहानियों की जान है। नई और रोमांचक कहानियों के लिए एम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।